सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ कौशल में। देखिए, फिजिक्स का जो हम लोग सीरीज कर रहे थे उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का आखिरी टॉपिक। इसके बाद कोई टॉपिक बचता नहीं है और जो बचता है वो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से करवाऊंगा। अगर कोई टॉपिक बचता है तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई टॉपिक बचेगा, ठीक है। और एक वीडियो इसके बाद आएगा एमसीक्यू का, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ क्वेश्चंस वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है। एक वीडियो आएगा एमसीक्यू का। तो आज का टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई। इसके पहले हम लोग करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, मैग्नेटिज्म और ईएमआई। मैग्नेटिज्म को बोलते हैं चुंबकत्व, ठीक है। चुंबक के प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, मैग्नेट के प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। और ईएमआई का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट वह पदार्थ है जो आयरन, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि को आकर्षित करे। यानी कि ऐसा पदार्थ जो आयरन को या निकेल को या कोबाल्ट को आकर्षित करता है उसे हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। इसीलिए आयरन, निकेल और कोबाल्ट को हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेट दो प्रकार का है, एक तो है नेचुरल मैग्नेट यानी कि प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा है आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कि कृत्रिम चुंबक। देखिए, नेचुरल मैग्नेट का दो ही चीज़ आप लोग को पढ़ना है, जियो मैग्नेट, एक तो भू चुंबक है, और एक मैग्नेटाइट जिसको हम लोग Fe3O4 बोलते हैं। एक और होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट यहाँ लिख ही देता हूँ मैं, ठीक है। हेमेटाइट जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और जियो मैग्नेट, ये तीनों नेचुरल मैग्नेट है यानी कि प्राकृतिक रूप से मौजूद मैग्नेट है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट में हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, एक तो परमानेंट मैग्नेट और दूसरा टेम्पोररी मैग्नेट। परमानेंट को बोलते हैं स्थायी चुंबक और टेम्पोररी को बोलते हैं अस्थायी चुंबक। परमानेंट मैग्नेट का एग्जाम्पल है एल-नीको, यानी कि एल-नीको में देखिए नाम से ही एल-नीको यानी कि Al से हो गया एल्यूमिनियम, Ni से निकेल, Co से कोबाल्ट। लेकिन याद रखिएगा एल-नीको में सिर्फ एल-नीको नहीं होता, उसमें आयरन भी होता है। जिस प्रकार निक्रोम हम लोग पढ़े थे, तो निकेल और क्रोमियम, लेकिन इसमें आयरन भी होता है, आयरन छुपा रहता है। जो भी नाम है उसमें आयरन छुपा है। तो एल-नीको में आपका आयरन प्लस एल-नीको। इस्पात भी आपका परमानेंट मैग्नेट है अगर इस्पात में कंटिन्यूसली हथौड़े से प्रहार किया जाए तो। टेम्पोररी मैग्नेट किसको बोलते हैं? अस्थाई, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये टेम्पोररी मैग्नेट है। इससे हम लोग विद्युत चुंबक बनाते हैं। और विद्युत चुंबक के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन का यानी कि मृदु लोहे का प्रयोग करते हैं। और टेम्पोररी मैग्नेट का प्रयोग कहाँ होता है? विद्युत केंद्र में, विद्युत क्रेन में, टेलीफोन में, इन सब में हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट का प्रयोग करते हैं, जो कि टेम्पोररी मैग्नेटिज्म देता है। आयरन का बात करते हैं, ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर सॉफ्ट आयरन का हम लोग प्रयोग करें और इसमें हम लोग ईएमआई प्रोड्यूस करें तो ये क्या करता है? एक टेम्पोररी मैग्नेट का काम करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वो मैग्नेट बनता है, और इलेक्ट्रिसिटी हटा लेते हैं वो मैग्नेट का प्रॉपर्टी छोड़ देता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? ये टेम्पोररी मैग्नेट है। कौन? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है। अब आते हैं चुंबक के गुण। चुंबक के गुण हम लोग देख लेते हैं। ये मान लीजिए एक चुंबक है, चुंबक के दो पोल होते हैं, एक तो होते हैं नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। पृथ्वी भी हमारा एक चुंबक है। जैसे देखिए, ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी पर आप लोग देखिएगा, ये है हमारा इक्वेटर, ठीक है। ये जो बीच वाला लाइन है ये है हमारा इक्वेटर, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं पोल्स, ठीक है। ऊपर में है आपका नॉर्थ पोल और नीचे में साउथ पोल। जब हम लोग पृथ्वी पर कहीं पे कोई चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो वो क्या, किस डायरेक्शन में जाता है? नॉर्थ साउथ। लेकिन याद रखिएगा, चुंबक का साउथ जाएगा उल्टा। देखिए, चुंबक का साउथ जाएगा पृथ्वी के नॉर्थ की तरफ, और चुंबक का नॉर्थ जाएगा पृथ्वी के साउथ की तरफ। इसीलिए याद रखिएगा, जो मैग्नेटिक पोल होता है नॉर्थ और साउथ, वो ओरिजिनल नॉर्थ और साउथ के उल्टा होता है, उल्टा, ठीक है। एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ होता है। ये पृथ्वी का एक्चुअली में ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ इधर है, नॉर्थ और साउथ इधर है,
ठीक है। जो इस दोनों के बीच में कितना एंगल होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा कि जो पृथ्वी का हम लोग का जो अभी जो हम लोग का नॉर्थ साउथ है और एक ओरिजिनल नॉर्थ साउथ है, उसके बीच में एंगल कितना है, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जब भी किसी चुंबक को हम लोग स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में रहेगा। अभी बता चुके हैं। चुंबक को अगर हम लोग अनेक टुकड़ों में तोड़ दें, मान लीजिए कोई चुंबक है, इसको हम लोग 4-5 पार्ट में तोड़ दिए, तो देखिए क्या होता है। अगर मान लीजिए एक चुंबक है, इसको हम लोग 4 पार्ट में तोड़ दिए, तो क्या होगा। पहले तो एक चुंबक में नॉर्थ और साउथ था, अब क्या होगा, जितने 4 पार्ट में चुंबकों को तोड़े वो सब अपना अपना नॉर्थ साउथ बना लेगा, नॉर्थ साउथ बना लेगा, ठीक है। यानी कि वो फिर से एक चुंबक बन जाएगा, लेकिन उसका इंटेंसिटी कम होगा। प्रत्येक टुकड़ा कम तीव्रता का नया चुंबक बन जाएगा, पता है, ठीक है। चुंबक को आग लगाने पर, आग में जला देंगे, मान लीजिए किसी चुंबक को आग में जलाएंगे या जमीन में गाड़ देंगे या पीटने लगेंगे चुंबक को हथौड़ा से, या छिद्र करने पर चुंबक में छेदा कर देंगे, या उसमें एसिड डाल देंगे, अम्ल डालेंगे। इन सभी कंडीशन में क्या होता है, चुंबक का जो शक्ति है, चुंबकीय शक्ति, वो कम हो जाएगा। चुंबकीय शक्ति कम होने का अर्थ मतलब है कि वो लोहे को अट्रैक्ट करेगा लेकिन कम ताकत से, या वो निकेल को अट्रैक्ट करेगा लेकिन कम ताकत के साथ। अब देखिए एक चीज़ और है, चुंबक में क्या है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यानी कि रिपेल करता है, ठीक है। उसी प्रकार पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का बात करें तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी कि आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। यानी कि समान पोल जो है, समान चार्ज जो है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, नहीं रिपेल ईच अदर। समान चार्ज रिपेल करेगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, या दोनों नेगेटिव है तो भी वो प्रतिकर्षित ही करेगा। लेकिन अगर असमान चार्ज है, दोनों चार्ज अपोजिट है, तो क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। उसी प्रकार मैग्नेट में भी क्या होता है, अगर दोनों नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को एक साथ रख देंगे तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। उसी प्रकार साउथ पोल और साउथ पोल को रख देंगे तो वो भी आपका रिपेल करेगा। लेकिन अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम लोग रख देंगे तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। इसीलिए जब हम लोग किसी चुंबक को तोड़े, मान लीजिए इस चुंबक को 2 पार्ट में तोड़ दिए, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, नॉर्थ साउथ, यानी कि जहाँ से वो ब्रेक हुआ वहाँ पर टेम्पोररी साउथ और नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। और ये साउथ और नॉर्थ पहले नहीं था क्योंकि पहले चिपका हुआ था, समझे। इसीलिए हम लोग यह कह सकते हैं कि नॉर्थ और नॉर्थ यानी कि समान ध्रुव वो प्रतिकर्षित करेगा, रिपल्स करेगा। साउथ भी आपका रिपल्स करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। लेकिन नॉर्थ और साउथ दोनों असमान ध्रुव है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये गुण को आपको याद रखना है। ये 5 गुण चुंबक के हैं जो आपको याद रखना है। सर्वाधिक प्रबलता किनारों पर होती है किसी भी चुंबक की, कोई भी नॉर्थ और साउथ है, इसका सबसे ज़्यादा प्रबलता कहाँ पर होगा, किनारों पर। और किनारों को क्या बोलते हैं, पोल्स। क्या बोलते हैं, पोल्स। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। आपसे पूछेगा कि नॉर्थ और साउथ में कौन पॉजिटिव की तरफ बिहेव करता है, तो याद रखिएगा नॉर्थ जो है वो आपका पॉजिटिव की तरफ बिहेव करता है और साउथ जो है वो नेगेटिव की तरफ बिहेव करता है। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। आगे आते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होता है। देखिए जितने भी तरह के चुंबकीय पदार्थ हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय, दूसरा है डायमैग्नेटिक जिसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक जिसको बोलते हैं लौह चुंबकीय। तो इस तीनों में अंतर क्या है, देखिए पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होता है यानी कि अनुचुंबकीय, वो क्या करता है, लोहे को या चुंबक वाला जो भी मटेरियल है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो फेरोमैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक भी आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, और फेरोमैग्नेटिक भी अट्रैक्ट करता है। दोनों में अंतर क्या है, ये थोड़ा सा कम अट्रैक्ट करेगा और ये फेरोमैग्नेटिक थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ये अपनी ओर काफ़ी प्रबलता से खींचेगा, ठीक है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करता है अपनी ओर, यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल का नेचर कैसा है, पॉजिटिव मैग्नेटिक नेचर है। उसी तरह फेरोमैग्नेटिक का बात करें, ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रबलता के साथ आकर्षित करता है, यानी कि आकर्षित तो पैरामैग्नेटिक भी कर रहा है लेकिन उसको और टाइटली वो अपनी ओर खींचेगा और ताकत के साथ अपनी ओर खींचेगा, ऐसा मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसका पॉजिटिव वैल्यू होता है लेकिन ज़्यादा होता है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक से ज़्यादा होता है। आप समझिएगा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल को, चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर से रिपल्स करते हैं,
मतलब कि वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं बल्कि और दूर फेंकते हैं, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय मटेरियल। और चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि इनका नेचर कैसा होता है, नेगेटिव, नेगेटिव मैग्नेटिक नेचर इनका होता है। एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं पैरामैग्नेटिक का। प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, सोडियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन गैस, मैंगनीज, ये सारे एग्जाम्पल हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के, जो एग्जाम में आपसे पूछता भी है और बीपीएससी इससे प्रश्न पूछा भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल का बात करें तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को रिपल्स करते हैं, दूर फेंकते हैं। इसका एग्जाम्पल है हवा, पानी, अल्कोहल, गोल्ड, गोल्ड यानी कि सोना, चांदी। सोना चांदी याद रखिएगा, सोना और चांदी नोबल मेटल है, ये डायमैग्नेटिक होता है। लेकिन प्लेटिनम भी एक नोबल मेटल है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। अंतर समझिएगा, सोना चांदी डायमैग्नेटिक, प्लेटिनम पैरामैग्नेटिक। ठीक है। हाइड्रोजन गैस, देखिए ऑक्सीजन गैस आपका है पैरामैग्नेटिक, जिसका खोज कौन किया था बताइए, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, कमेंट करके बताइएगा। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है, हाइड्रोजन का खोज किया था कैवेंडिश, कैवेंडिश। ठीक है। और नाइट्रोजन का खोज किया था रदरफोर्ड। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये है डायमैग्नेटिक, लेकिन ऑक्सीजन गैस है पैरामैग्नेटिक। बिस्मथ ये है आपका मरकरी, कॉपर, जिंक, ये आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है। अब देखिए आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये तीनों तो हम जानते हैं मैग्नेटिक ही होता है इसका नेचर। तो ये फेरोमैग्नेटिक होता है, यानी कि मैग्नेटिक क्षेत्र को अपनी ओर खींचता है, लेकिन और ताकत से। एक और पदार्थ का नाम याद रखिए, गैडोलिनियम। गैडोलिनियम भी आपका फेरोमैग्नेटिक होता है, जो कि बहुत तेज़ी से अपनी ओर खींचता है। अब देखिए, अगर तापमान बढ़ा दिया जाए, तापमान बढ़ाने पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटेगी। ठीक है, मैग्नेटिक गुण घटेगा। वही बोला था ना, जैसे कि यहाँ पे आग लगा दिया जाए तो क्या होगा, देखिए चुंबक को आग लगा दिया जाए तो इसमें क्या होगा, तापमान बढ़ेगा तो चुंबकीय शक्ति घटेगी। उसी तरह यहाँ पर है, तापमान बढ़ा दिया जाए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटेगी। अब देखिए, वह टेम्परेचर जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बदल जाए, इस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। यानी कि देखिए, फेरोमैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक में बदलने की प्रॉपर्टी। फेरोमैग्नेटिक क्या है, बहुत ज़्यादा पावर है आकर्षित करने की, देखिए प्रबलता के साथ आकर्षित करता है। और पैरामैग्नेटिक में क्या है कि वो थोड़ा धीरे से आकर्षित करता है। तो ज़्यादा से आकर्षित करने वाले को कम आकर्षित करने के लिए क्या करेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी चुंबकीय शक्ति घटती है। तो जब फेरोमैग्नेटिक का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बढ़ाते एक समय क्या होगा, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से घटकर वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल पर आएगा। और जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे मतलब कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी ताप। ठीक है। CPF, ठीक है। और क्यूरी ताप देखिए अलग अलग मटेरियल को का क्या क्या होता है। जैसे कोबाल्ट का बात करें तो 1388 केल्विन, 1388 केल्विन पर ये कोबाल्ट जो है वो पैरामैग्नेटिक बदल जाता है। आयरन का बात करें तो 1043 केल्विन, तीन ही तो है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और एक गैडोलिनियम। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल का आपको याद रखना है। कोबाल्ट का है आपका 1388 केल्विन, आयरन का है 1043 और निकेल का है 627 केल्विन। सबसे कम तापमान निकेल का है जब वह पैरामैग्नेटिक में बदलेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए हम लोग तो पढ़ चुके हैं नॉर्थ साउथ। अगर हम लोग चुंबक का बात करें तो नॉर्थ और नॉर्थ क्या करता है, रिपेल करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। ठीक है। साउथ भी आपका रिपेल करेगा, देखिए। लेकिन अगर कोना कोनी देखें, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जिस प्रकार प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब देखिए वहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे, एम्पियर, करंट को दर्शाते थे एम्पियर में, और धारा, विद्युत धारा को दर्शाते थे, चार्ज को दर्शाते थे कूलॉम में। तो वहाँ पर जो फोर्स होता था F बराबर K/Q1 Q2 बटा R²। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बात कर रहे हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R², ये था। तो वहाँ पर Q1 Q2 था, यानी कि दो चार्ज, उसके बीच का डिस्टेंस था R, Q1 Q2। लेकिन यहाँ पर क्या है, चार्ज नहीं है, यहाँ पर बोलते हैं पोलर स्ट्रेंथ। चार्ज की जगह पर क्या आता है, पोलर स्ट्रेंथ, यानी कि ध्रुव प्रबलता। नॉर्थ पोल का ध्रुव प्रबलता को मान लीजिए M1, ठीक है, या एक चुंबक का ध्रुव प्रबलता को मान लीजिए M1, और
दूसरा साउथ पोल का मान लीजिए M2। इस दोनों में देखेंगे कि क्या फोर्स लग रहा है। तो जो फोर्स मैग्नेटिक लगता है, चुंबकीय फोर्स, वो ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि F मैग्नेटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, और वो व्युत्क्रमानुपाती होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, जैसा कूलम्ब्स लॉ कहता था सेम। तो F मैग्नेटिक अगर इस दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, M1 M2 बटा आर स्क्वायर, और इसी को जब इक्वल टू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू M1 M2 बटा आर स्क्वायर। तो ये फोर्स का नाम हो गया, मतलब कि फोर्स का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट क्या है, के की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई है। तो जब वहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट बटा 4 पाई। ठीक है, और ये म्यू नॉट बटा 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, तो अब बताइए कि ये जो ध्रुव प्रबलता की यूनिट क्या होगी, ये जो M1 और M2 इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर ध्रुव प्रबलता का यूनिट होगा, एम्पियर मीटर। और म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो जैसे वहाँ पर क्या था एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन को बोलते थे परमिटिविटी, परमिटिविटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है परमिएबिलिटी, अंतर है दोनों में। म्यू नॉट को बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। चूँकि म्यू नॉट है तो ये फ्री स्पेस का है, अगर म्यू ले लेंगे तो ये किसी मीडियम का, हर मीडियम का अलग होगा, जैसे तेल में अलग होगा। तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस हम लोग को ये म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू जानना है, 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर, बस इतना जानना है। तो अब हम लोग आते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में अंतर समझते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे या इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़े थे, वहाँ पे पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई चार्ज है Q, कोई चार्ज है Q, वो अपने चारों ओर एक स्पेस जनरेट कर देगा। इस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है Q2, तो वो Q जो है इस Q2 को अट्रैक्ट करेगा, यही, और जिस क्षेत्र तक वो अट्रैक्ट करेगा उस क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये था चार्ज के केस में, विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत बल के प्रभाव को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B से दर्शाते हैं, इसको E से दर्शाते थे, तो चुंबकीय क्षेत्र में B से दर्शाएंगे। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल के प्रभाव को एक्सपीरियंस किया जा सके, यानी कि ए मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी एग्जिस्टिंग एट ए पॉइंट इफ इट कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर अगर वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें कोई तार ले जा रहे हैं जिसमें करंट जा रहा है, इस तार पर अगर फोर्स लग रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। ये डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ पर किसी तार की बात नहीं की गई थी, यहाँ पर तार की बात की गई है कि कोई भी तार अगर ले जा रहे हैं तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस हो। ऐसा क्यों, जब भी किसी तार में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है। तो दो मैग्नेटिक फोर्स जब भी आएगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब भी आएगा वहाँ पे फोर्स जनरेट होगा। अब समझिएगा, फोर्स को जब हम लोग चार्ज से डिवाइड करते थे तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड आता था और इसका यूनिट था न्यूटन पर कूलम। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, फोर्स को जब हम लोग चुंबकीय बल से क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। एकांक ध्रुव प्रबलता पर लगने वाला चुंबकीय बल ये कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि वहाँ पर था फोर्स बटा चार्ज, यहाँ पर है फोर्स बटा मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, ये इसका हो जाएगा यूनिट चुंबकीय क्षेत्र का। अब देखिए, जैसे विद्युतीय क्षेत्र में हम लोग पढ़े थे कि 10 कूलम आवेश पर 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 10 कूलम और 80 न्यूटन, देखिए निकाल देंगे, फोर्स बटा चार्ज तो क्या हो जाएगा 80 न्यूटन बता 10 कूलम तो हो जाएगा 8 न्यूटन पर कूलम, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये न्यूमेरिकल्स भी आपने इतना दूर में देख लिया। अब समझिएगा इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का MKS यूनिट अलग होगा, CGS यूनिट अलग होगा और एक और यूनिट होता है, सबको पढ़ना है। अगर इसका MKS यूनिट का बात करें या इसी को SI यूनिट भी बोल सकते हैं, SI यूनिट, तो इसका SI यूनिट होता है टेस्ला। MKS यूनिट बोलिए या इसी को आप SI यूनिट बोल दीजिए, SI यूनिट, ये इसका टेस्ला ही होगा, टेस्ला ही होगा। टेस्ला को ही बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और CGS यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है गॉस, क्या होता है गॉस। और अदर यूनिट, एक और यूनिट होता है ओरेस्टेड, जो कि ज़्यादातर यूज नहीं होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा ओरेस्टेड किसका यूनिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का
यूनिट है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का यूनिट है। अब देखिए ये गॉस और टेस्ला में एक फॉर्मूला होता है। एक गॉस का मतलब होता है 10⁻⁴ टेस्ला, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस। उल्टा अगर इसको लिखे तो, या एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला, बात तो एक ही है। इसको इधर से लिखिएगा तो 10⁻⁴ आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ देता है, जनरली अगर पूछेगा भी तो इसमें यूनिट पूछता है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का यूनिट क्या होगा? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट टेस्ला। आगे बात करते हैं लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे वहाँ पर हम लोग पढ़े थे लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, इसे चुंबकीय बल रेखा भी कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा बोलिए या चुंबकीय बल रेखा बोलिए, बात एक ही है। देखिए यह एक काल्पनिक रेखा है जो किसी चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए इस फोटो को हम लोग देखिएगा तो आप लोग समझ जाइएगा। इस फोटो को अगर देखिएगा समझ जाइएगा। देखिए ये है एक चुंबक, चुंबक का ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, नॉर्थ है और ये साउथ है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ से निकलती है, देखिए नॉर्थ से निकल रहा है ऐसे, और साउथ पे ख़त्म करता है। लेकिन कहाँ? चुंबक के बाहर। लेकिन चुंबक के अंदर साउथ से स्टार्ट करेगा, नॉर्थ पर ख़त्म करेगा। ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर भी होती है और अंदर भी होती है। बाहर में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी वो नॉर्थ से निकलेगी और साउथ पर ख़त्म करेगी, लेकिन अंदर में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं साउथ से निकलेगी और नॉर्थ पर ख़त्म करेगी। यहाँ तक समझ में आ गया? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा नॉर्थ से निकलेगी और साउथ पे ख़त्म करेगी। ठीक है, दो नॉर्थ पोल का अगर बात करें तो नॉर्थ पोल रिपेल करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के अगेंस्ट धकेल देगी। लेकिन नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करता है, इसलिए चुंबकीय रेखाएं खींच लेगी एक दूसरे को। देखिए नॉर्थ और साउथ में चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे की तरफ खींची चली जा रही है। ठीक है, लेकिन नॉर्थ में ये कभी नहीं खींचेगी, एक दूसरे को दूर धकेलेगी। ठीक है, उसी तरह यहाँ साउथ भी रहता तो यही बात होता। यानी कि समझिएगा, यहाँ पर समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो किसी चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। चुंबक के चारों ओर प्रतिनिधित्व करती है क्षेत्र का। अगर बताइए ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा ज़्यादा सटा हुआ है, ठीक है, तो ज़्यादा जहाँ पर सटा रहेगा वहाँ पर चुंबकीय बल ज़्यादा लगेगा, लेकिन जहाँ दूर है वहाँ पर चुंबकीय बल कम लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जा सकती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसकी सहायता से खींची जा सकती है, तो चुंबकीय कंपास की सहायता से। प्रति इकाई क्षेत्र पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र बी का मान उतना ही अधिक होगा। देखिए यहाँ पर जितना सामने सटा हुआ है उतना ही बी का मान ज़्यादा होगा, और जितना दूर रहेगा बी का मान उतना ही कम होगा। किसी भी बिंदु पर उसकी स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। अगर दिशा का ज्ञात करना है, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर एक टेंजेंट खींच दीजिए, स्पर्श रेखा खींच दीजिए, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। उसी तरह यहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा खींचेगा तो यहाँ पर इधर होगा, यहाँ पर बात करें तो इधर होगा, यहाँ पर बात करें तो इधर होगा। जिस भी जगह पर आप स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट खींचिएगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करेगी? अगर मान लीजिए कि एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे है और दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे है, यहाँ पर एक दूसरे को काटी, तो यहाँ पर इस चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये हो जाएगा बी का डायरेक्शन और इसके लिए ये हो जाएगा। तो एक ही बिंदु पर बी का दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यदि वे एक दूसरे को काटती हैं तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको टिक मार दीजिए, VVI कर दीजिए, VVI कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत जरूरी है ये प्रश्न कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही चीज़ पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की रेखाएं भी एक दूसरे को काटती नहीं थी। अब देखिए चुंबक के बाहर बात करें, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पर समाप्त होती है। देखिए बताए थे, चुंबक के बाहर नॉर्थ से स्टार्ट होगी, साउथ पर खत्म होगी, लेकिन चुंबक के अंदर साउथ से स्टार्ट होगी, नॉर्थ पर खत्म होगी। और चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं साउथ पोल से स्टार्ट होगी और नॉर्थ पोल पर समाप्त होगी। अब देखिए ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुआ, साउथ पर खत्म हुआ, फिर साउथ से स्टार्ट नॉर्थ पर खत्म। ये देखिए एक गोल सर्कल बना रही है, इसको लूप बोलते हैं, लूप। तो आपसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लूप का निर्माण करती है? तो हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लूप का निर्माण करती है, वो गोल लूप बनाती है।
ठीक है, यानी कि एक चुंबक या सोलेनॉइड, देखिए एक सोलेनॉइड ऐसा होता है, मान लीजिए एक आप बेलनाकार कोई है, इस पे तार को ऐसे ऐसे लपेट दीजिए, ऐसे ऐसे लपेट दीजिए, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड में भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वैसे ही होती हैं जैसे कि इसमें होता है। एक बार मैग्नेट, बार मैग्नेट भी, सोलेनॉइड भी एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। तो या तो एक चुंबक है या सोलेनॉइड है, उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो निरंतर लूप का निर्माण करती है, यानी कि गोल गोल सर्कल का निर्माण करती है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग समझ गए, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए ये मान लीजिए कोई सतह है, सतह, और इस सतह के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत कोई एक रेखा खींच दी है, लंबवत कोई रेखा खींच दी है। इस रेखा से जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी बी, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि किसी सतह के लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही उसका मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। इसको 5B से दिखाते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, वहाँ पर 5E पढ़े थे, तो वो क्या था, E.A, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, ई की जगह बी हो गया, यहाँ पर हो जाएगा B.A। किसी भी चीज़ का डॉट प्रोडक्ट होता है, अगर मान लीजिए A.B निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, AB cos थीटा। यहाँ पर B.A है तो क्या हो जाएगा, BA cos थीटा। और थीटा क्या है बताइए, थीटा क्या है, सतह के लंबवत तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का रेखा। मान लीजिए लंबवत तल इधर हो, चुंबकीय क्षेत्र का इधर है डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा कहलाएगा। यहाँ पर तो थीटा है, आपको दिख रहा है 90 डिग्री, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ये रेखा, इसके बीच का एंगल 30 डिग्री भी होगा, 60 डिग्री भी होगा। तो ये एंगल बी और ये सतह के लंबवत जो है परपेंडिकुलर के बीच का जो एंगल है वो होता है थीटा। तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। यदि थीटा 0 डिग्री है, मान लेते हैं थीटा 0, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा 5 जो हो जाएगा BA यानी कि मैक्सिमम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। यदि थीटा 90 डिग्री है, लंबवत रहेगा एकदम, ठीक है, तो उस समय फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, फाई का क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो वो मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम तो नहीं होगा, ये बहुत कम हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसको किस यूनिट से दिखाते हैं, उसका यूनिट है वेबर। वेबर, आपसे क्वेश्चन पूछता है वेबर, WEBER, वेबर। वेबर है यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का। और इसको अगर वेबर को तोड़ के लिखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये वेबर का यूनिट है। ये आपसे प्रश्न पूछता है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है यूनिट। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो भी सतह है, जो भी सतह है उसके लंबवत कोई तल लेंगे, उस लंबवत तल से जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी वही उसकी फ्लक्स कहलाएगी, फ्लक्स कहलाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आते हैं एम्पियर्स लॉ। थोड़ा सारे लॉ को हम लोग पढ़ेंगे। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल B.dl, लाइन देखिए वहाँ पर B.A था, फ्लक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं B.A यानी कि एरिया। यहाँ पर ए जो था वो एरिया था, लेकिन यहाँ पर DL क्या है, लंबाई है। एरिया में लंबाई इंटू चौड़ाई 2 होता है, यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है B.dl है, इसीलिए इसको लाइन इंटीग्रल बोला है। इसमें केवल 1 मीटर है, मीटर स्क्वायर नहीं है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ DL को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, μ0 टाइम्स I के बराबर होगा। अब देखिए μ0 बट्टा 4 पाई का वैल्यू कितना होता है 10⁻⁷। तो इससे अगर हम लोग μ0 का वैल्यू निकालेंगे तो 4 पाई को अगर हम लोग 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा μ0 का वैल्यू आ जाएगा। इसीलिए μ0 दिया है तो μ0 के लिए घबराना नहीं है। एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, बहुत पूछता है एग्जाम पे, μ0 और ε0 का वैल्यू क्या होगा, ये 1/c² के बराबर होता है, 1/c²। यानी कि अगर c का वैल्यू निकालेंगे तो 1/μ0 ε0 का रूट निकाल देंगे। तो ये हमारा c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझे, ये AI-EEE में पूछा गया क्वेश्चन था, जो जिसमें हम तैयारी करते थे उस समय ये प्रश्न पूछा था, और ये NCERT में भी दिया हुआ है। तो एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल यानी कि B.dl जो होगा वो μ0 × I इनक्लोज्ड के बराबर होगा। जो भी I उसके अंदर होगा उसके बराबर होगा नेट कर, I क्या है नेट करंट।
10 गो करंट है मान लीजिए I1 I2 I3, उसका एक नेट करंट होगा I, ये I वही है, I नेट करंट है। यानी कि देखिए इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल B डॉट डी एल, ये B डॉट डी एल को आप लोग रंग लीजिए B डॉट डी एल, क्योंकि इसी को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल जो है B डॉट डी एल का इन ए क्लोज्ड कर्व, कर्व कैसा होना चाहिए हमारा, क्लोज होना चाहिए, यानी कि बंद होना चाहिए। ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट, यानी कि म्यू नॉट को नेट करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बराबर होगा। यही बोलता है एम्पियर्स लॉ, बस ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, यही है एम्पियर्स लॉ कि लाइन इंटीग्रल B डॉट डी एल ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। आई नेट यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आई नेट यानी कि नेट करंट के बराबर होगा। और ये सरफेस कैसा होना चाहिए, सरफेस होना चाहिए क्लोज्ड, सरफेस होना चाहिए कैसा, क्लोज्ड, लिख देते हैं सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। यही है एम्पियर्स लॉ, आपको कहीं यूज नहीं होगा, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हम लोग पिछले चैप्टर में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे वहाँ पढ़े थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें बल्ब वगैरह सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद पढ़े थे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें बैटरी वगैरह पढ़ चुके हैं, लेक्लांसे सेल, वोल्टियर सेल, डेनियल सेल, वो सब पढ़े थे। एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वो बच गया था, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग आज पढ़ेंगे, यहीं से स्टार्ट होता है। तो चूंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाने से पहले हमको मैग्नेट के बारे में जानना था, मैग्नेट किसे कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पारामैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, वो जानना जरूरी था। इसलिए मैंने इतना लेट जो किया वो बस इंट्रोडक्शन के लिए किया, इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी था। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में कि जो करंट धारा होता है उसका चुंबकीय प्रभाव क्या है। देखिए 1820 में एक ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या पाया कि मैग्नेटिक नीडल को, जब किसी मैग्नेटिक नीडल को करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लाया जाता है तो वह डिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये कोई चालक है, धारावाही चालक यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर, ये ऐसा कंडक्टर है, ऐसा चालक है जिस पर करंट कैरी कर रहा है, आई करंट कैरी कर रहा है। इसके बगल में अगर हम लोग मैग्नेटिक नीडल को लाएंगे ना, तो मैग्नेटिक नीडल जो है यानी कि चुंबकीय सुई, वो अपना दिशा बदल लेगा, क्यों, क्योंकि ये जो धारावाही चालक है वो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र को जनरेट कर देता है। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, और ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई मैग्नेटिक नीडल को लाएंगे तो वो अपना दिशा बदल लेगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हेंस करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन उसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा, उसका डायरेक्शन हम लोग स्क्रू रूल, ठीक है, मैक्सवेल का स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल से पता लगाया जा सकता है। देखिए स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल को हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए अगर मान लीजिए कोई धारावाही चालक है, ये कोई तार है एल्यूमिनियम का, धारावाही चालक कुछ भी हो सकता है, और इसमें ऊपर की तरफ आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं करंट हमेशा किधर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो आई है नीचे से ऊपर, ठीक है। तो जिधर साइड करंट है उधर साइड आप अपना अंगूठा को रख दीजिए, क्या कीजिए, अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में, जिधर करंट ऊपर है तो अंगूठा को भी उधर कर दीजिए। तो ये जो आपका उंगली जिस तरह घुमा हुआ है, ऐसे उंगली ऐसे घुमा हुआ है, ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जो आपका घुमा हुआ उंगली है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से गोल गोल बनेगा, ठीक है। और जितने तार के पास रहिएगा, देखिए चुंबकीय क्षेत्र सटा हुआ है, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, और जैसे दूर जाइएगा ये स्पेस इसमें बढ़ता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। हम पहले बताए थे मैग्नेटिक फील्ड में कि जहाँ पर लाइन जितना क्लोज रहेगा वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो यह तार के पास जब आप आइएगा तो यह चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, और तार से दूर जाइएगा तो चुंबकीय क्षेत्र आपका कम हो जाएगा। ये तो था आपका राइट हैंड थंब रूल। लेकिन एक स्क्रू रूल भी होता है। देखिए स्क्रू है, स्क्रू को जब आप लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं, देखिएगा आप जब भी किसी स्क्रू का घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज जब घुमाइएगा तो स्क्रू क्या होता है, अंदर जाता है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है बंद स्क्रू को लगाने का, स्क्रू को बंद करने का, यानी कि स्क्रू जब अंदर जाएगा, तो जब स्क्रू अंदर जाएगा तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा नीचे, और जिस डायरेक्शन में आप घुमा रहे हैं वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। लेकिन वही जब स्क्रू को बाहर लाइएगा, मान लीजिए स्क्रू को बाहर लाइएगा तो क्या होगा, स्क्रू अंदर आएगा, मतलब स्क्रू को जब बाहर लाइएगा तो यानी कि ऊपर जा रहा है स्क्रू, तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगिएगा। यानी कि जब भी स्क्रू को आप क्लॉकवाइज घुमाइएगा, स्क्रू क्या आ जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर। और अंदर जाने वाले को हम लोग कैसे दिखाते हैं, क्रॉस से, क्रॉस, ठीक है।
और जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज आप इसको घुमा रहे हैं, एक बात बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो जब भी आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो स्क्रू बाहर आएगा, बाहर आएगा, और बाहर आने को दिखाते हैं डॉट से। तो ये आपको याद रखना है कि अंदर जाएगा तो क्रॉस से, बाहर आएगा तो डॉट से। आप बोलिएगा सर ऐसा क्यों दिखाते हैं, अंदर आने वाले को क्रॉस से, बाहर आने, एक तीर मान लीजिए, तीर 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 ऐसा रहता है, तीर से आप याद रखिएगा, तीर आपका ऐसा रहता है, पीछे में आपका क्रॉस रहता है, ठीक है। जब आप तीर को धनुष से छोड़िएगा तो जब तीर अंदर जा रहा है आपको पीछे वाला पोर्शन दिखेगा, यानी कि आपको क्रॉस दिखेगा। लेकिन जब तीर आपके आँख की तरफ आएगा तो आपको उसका ऊपर वाला बिंदु दिखेगा, बिंदु। वही ट्रिक आपको याद रखना है कि जब भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो स्क्रू किधर जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो हम लोग स्क्रू का क्रॉस वाला पोर्शन दिखेगा, ऊपर वाला पोर्शन दिखेगा। लेकिन जब स्क्रू बाहर आएगा तो तीर का ऊपर वाला पोर्शन यानी कि डॉट दिखेगा। ये आपको याद रखना है। तो ये दो तरीका है डायरेक्शन निकालने का, एक तो है थंब रूल और दूसरा है स्क्रू रूल। इसको आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं लॉरेंट फोर्स। लॉरेंट फोर्स हम लोग को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है लॉरेंट फोर्स? क्योंकि देखिए जब भी कहीं पर आप किसी धारावाही चालक का बात करते हैं और ये धारावाही चालक मूव कर रहा है, यानी कि आवेश, अगर कोई चार्ज है वो मूव कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, एक जगह स्थिर नहीं है। स्थिर रहता तो हम लोग पढ़े थे करंट, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, करंट डेवलप होता है। लेकिन अगर धारावाही चालक या फिर एक चार्ज मूव कर रहा है, उसके पास दोनों चीज़ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। यानी कि एक मूविंग चार्ज पार्टिकल का बात करें तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, दोनों होगा। अतः जब कोई आवेश इस क्षेत्र में आता है, यानी कि मान लीजिए कोई चार्ज मूव कर रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है, इस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आता है, दूसरा चार्ज आता है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा, दोनों लगेगा। जब कोई आवेश इस क्षेत्र में आता है तो उस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स लगता है। इसी फोर्स को लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। ये लॉरेंट्ज फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, F बराबर QE, ये तो हो गया चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का। और मैग्नेटिक फील्ड का होता है चार्ज इंटू B साइन थीटा, B साइन थीटा। वो थीटा क्या है? थीटा एंगल है, B मतलब कि थीटा क्या एंगल है? जिधर मोशन हो रहा है और जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल, ठीक है। तो इस दोनों फोर्स का सम, ये E जो है वो वेक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। तो इसीलिए QE और QB साइन थीटा, इस ये दोनों का वेक्टर सम होगा F। इसी F को बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। ये लॉरेंट्ज फोर्स सम होता है, दोनों फोर्स का योग होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्स का सम होता है लॉरेंट्ज फोर्स। डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, क्या होता है लास्ट में पढ़ेंगे। ये फ्लेमिंग का दो रूल होता है, एक तो लेफ्ट हैंड रूल होता है, एक राइट हैंड रूल होता है। तो लेफ्ट हैंड रूल अगर हम लोग बात करें, इसका यूज होता है मोटर में। मोटर में करंट का दिशा या बल की दिशा दिखाने के लिए इसमें यूज होता है। और राइट हैंड रूल का यूज होता है जनरेटर में, यानी कि डायनेमो या जनित्र बोल सकते हैं, वहाँ पर यूज होता है। तो लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा हम लोग लॉरेंट्ज फोर्स भी निकालते हैं और मोटर का गति का दिशा भी निकालते हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स क्या होता है? आपको बस थोड़ा जानकारी चाहिए। ये छोटा टॉपिक है, लॉरेंट्ज फोर्स क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट क्या है, छोटा एम्पियर्स लॉ क्या है, ये छोटा चीज़ है, आप इसको पकड़ते चलिए, याद करते जाइए। उसी तरह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला बल, ये मान लीजिए एक ये धारावाही चालक है, ये मान लीजिए कोई धारावाही चालक है, यहाँ लिख देते हैं धारावाही चालक। इस धारावाही चालक का लंबाई कितना है? इस धारावाही चालक का लंबाई है L, ये लंबाई L है, ठीक है। और इस पर I करंट फ्लो कर रहा है, I करंट बह रहा है, ठीक है। और तो हम बताए थे कि स्क्रू रूल से या फिर वो क्या बोलते हैं थंब रूल से, जिधर साइड करंट जा रहा है उधर साइड आप अपना अंगूठा कर दीजिए, तो जो आपका हथेली का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड B होगा। तो इस पर कितना बल लगेगा? और इस पर एक और मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है,
वो मैग्नेटिक फील्ड बी कांस्टेंट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसमें अगर हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही कंडक्टर को डाल देंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना लगेगा वो आपको बताना है। यदि करंट आई है और एल लंबाई का कंडक्टर है से पास करता है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में है, ये बी जो हम लोग दिखा रहे हैं ये इसके द्वारा बी नहीं है, ये इस क्षेत्र पर लगने वाला फोर्स बी है, ये बी इस क्षेत्र पर लगने वाला बल है। ठीक है, तो इस बी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। देखिए इस बी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि मान लीजिए कि ये बी इधर लग रहा है, मान लीजिए, तो ये बी और आई के बीच का एंगल कितना हो गया, आई और बी के बीच का एंगल थीटा हो गया, आई और बी के बीच का एंगल थीटा हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स बराबर आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, यानी कि आई हो गया करंट, एल हो गया आपका लेंथ इसकी लंबाई, और बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा हो गया थीटा एंगल बिटवीन आई एंड बी, आई एंड बी। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन करंट एंड बी। यदि थीटा जीरो हो तो फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा, यानी कि अगर बी इसके पैरेलल हो, जिधर आई है उधर ही बी हो जाए तो एंगल कितना हो जाएगा, जीरो, एंगल हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो फोर्स भी हमारा जीरो हो जाएगा। यदि थीटा 90 डिग्री हो, अगर मान लीजिए बी इधर है तो फोर्स मैक्सिमम होगा आई एल बी, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है, तो फोर्स हमारा मैक्सिमम हो जाएगा आई एल बी, साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला बल। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, आई एल बी साइन, फोर्स का फॉर्मूला याद रखिएगा आई एल बी साइन थीटा, बस इतना आपको याद रखना है। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा जाता है तो और करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है तो उसमें ये फोर्स लगेगा, जहाँ पर लंबाई एल क्या है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर का लंबाई है। अब आते हैं बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यदि ए बी कंडक्टर, ये ए बी, ये देखिए कंडक्टर का शेप कुछ भी होता है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, कंडक्टर एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट कंडक्टर है, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पर बायोट सावर्ट लॉ क्या बोलता है, कंडक्टर कैसा भी हो सकता है, उसका शेप कैसा भी, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, किसी भी शेप का कंडक्टर हो सकता है, और उस पर करंट का मान आई है, इसमें आई करंट जा रहा है। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये छोटा सा लंबाई, इसको एलिमेंट्री लेंथ बोलते हैं, एलिमेंट्री लंबाई, यहाँ पर इसका लंबाई है डी एल, छोटा सा लंबाई को हम लोग डी एल से दिखाते हैं। इस छोटा सा लंबाई के कारण इस पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम लोग को निकालना है। इस छोटा सा लंबाई डी एल के कारण ये पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है डी बी, मान लेते हैं डी बी, और ये इस पॉइंट से इस पी का दूरी है आर। तो ये छोटा सा लंबाई डी एल के कारण जो डी बी निकालते हैं इसी को बोलते हैं बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, ये पूरा कंडक्टर की वजह से नहीं है, पूरा चालक की वजह से नहीं है। मान लीजिए बड़ा सा एल्यूमिनियम का तार है, इसका छोटा सा तार को अगर काट देंगे डीएल लंबाई का, एकदम छोटा, इस डीएल लंबाई की वजह से इससे पी दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है और जिसका डिस्टेंस आर है, ठीक है, तो वो दूरी को बोलते हैं, वो दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं बायोट सावर्ट लॉ से। बायोट सावर्ट लॉ के द्वारा पी एक आउटसाइड पॉइंट है, देखिए बाहर में एक पॉइंट है पी, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड डीबी का मान ज्ञात करना है। इसी पॉइंट पी पर कितना चुंबकीय बल लगेगा यही हम लोग को निकालना है। माना डी एल बी द लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ये छोटा सा स्मॉल एलिमेंट का लेंथ डी एल है, लंबाई है, तो आर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये जो यहाँ से दूरी पी पॉइंट को मिला देंगे तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन, सदिश विस्थापन फ्रॉम द स्मॉल एलिमेंट पॉइंट पी से। तो इसमें dB कैसे निकालेंगे, dB होता है, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल क्रॉस आर बटा आर क्यूब, आई डी एल क्रॉस आर, देखिए dl भी वेक्टर है और r भी वेक्टर है, dl का डायरेक्शन उधर होगा जिधर करंट है, ठीक है, और r का डायरेक्शन किधर होगा जिधर p है, तो dl क्रॉस r, और इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ये dl और r के बीच का एंगल हो जाएगा थीटा। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं a क्रॉस b तो क्या होता है, ए बी साइन थीटा, हम पढ़े हैं पहले, और a डॉट b जब भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस थीटा होता है और क्रॉस में साइन, इसीलिए जब ये क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब बोलेंगे यहाँ पे आर क्यूब था, आर स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि ऊपर का एक आर और नीचे का आर क्यूब एक कट गया तो बचा यहाँ पर आर स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला को आपको याद रखना है,
यहाँ पर म्यू नॉट बटा 4 पाई का वैल्यू क्या होगा, 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर, जो कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। इसी फार्मूला को याद रखिएगा, यही फार्मूला बताता है बायोट-सावर्ट लॉ। याद रखिएगा, यही हम पहले बता चुके हैं। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/c² के बराबर आएगा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही है बायोट-सावर्ट लॉ। ये छोटा एलिमेंट के द्वारा निकाला गया छोटा मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरे तार का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये छोटा एरिया का है। ये जनरली एग्जाम में बहुत कम पूछता है, अगर पूछा तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, नहीं ही पूछेगा, ज़्यादा चांस है। लेकिन इस फार्मूला का यूज होता है कुछ कुछ चीज़ निकालने के लिए। जैसे आपसे पूछेगा एक इनफाइनाइट मतलब इतना लंबा मतलब चालक है, धारावाही चालक, उसका लंबाई आपको नहीं पता, इनफाइनाइट लंबाई का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जिसका लंबाई अनंत है। ऊपर भी बढ़ाइएगा तो अनंत बढ़ेगा, नीचे बढ़ेगा तो अनंत बढ़ेगा। तो इसके कारण अगर हम लोग r दूरी पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर से r दूरी पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें, p पर, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं p पॉइंट पर, तो उसका फार्मूला होता कैसे निकलता है, देखिए b बराबर म्यू नॉट बटा 2 पाई × I/r। तो 2 पाई का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए हम लोग म्यू नॉट बटा 4 पाई का वैल्यू जानते हैं 10⁻⁻7, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू नॉट बटा 2 पाई निकल जाएगा। ठीक है, तो ये b का वैल्यू ऐसे निकलेगा। इनफाइनाइट लंबाई का करंट कैरिंग कंडक्टर से r दूरी पर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। r क्या है, डिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम करंट एलिमेंट। अब मान लीजिए एक ऐसा है, एक लूप है, मान लीजिए कि ये कोई लूप है, गोल रिंग है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ये सर्कुलर कॉइल है। तो सर्कुलर कॉइल पर अगर आपको निकालना है, अच्छा इसका ऐसा कहा गया है, सर्कुलर कॉइल है जिस पर आई करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा इस थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ये फिगर थोड़ा सा इसका गलत बन गया है, इसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। फिगर क्या गलती हो गया है, देखिए फिगर अब इसका सही बनाते हैं। ये है इसका रेडियस r, यहाँ पर करंट गुजर रहा है I करंट इससे गुजर रहा है। तो इस कॉइल के चलते सर्कुलर कॉइल के चलते कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ये फार्मूला b = म्यू नॉट बाई 2 × I/r। देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻7, तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई × 10⁻⁷। तो म्यू नॉट बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई × 10⁻⁷। यहाँ पे म्यू नॉट बाई 2 है तो उसका वैल्यू यहाँ पर है 2 पाई × 10⁻⁷ होगा। तो देखिए हम लोग को हमेशा म्यू नॉट बटा 4 पाई का वैल्यू पता होता है, इसका वैल्यू 10⁻⁷ होता है। अब कुछ भी दे उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो म्यू नॉट बटा 2 × I/r इस सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड, हम बताए थे कोई भी लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसको मान लीजिए कि ये एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ पे ख़त्म होता है। चुंबक के बाहर नॉर्थ से स्टार्ट होगा, साउथ पे ख़त्म होगा, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि चुंबक के बाहर, अब यहाँ चुंबक की जगह सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड के बाहर किधर होगा, नॉर्थ से साउथ, और अंदर साउथ से नॉर्थ, यानी कि ये एक लूप बनाता है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ये क्या बताएगा, एक लूप बनाएगा। तो अगर मान लीजिए इसमें हम लोग 1 2 3 4 ऐसे करते 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 एन टर्न कर दिए, एन टर्न, ठीक है, एन टर्न, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, म्यू नॉट एन आई, और इसमें करंट जा रहा है I, म्यू नॉट एन आई, और म्यू नॉट का वैल्यू कैसे निकलेगा, 4 पाई × 10⁻⁷। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड है। तो ये इतना चीज़ आपको 3 चीज़ याद रखना है। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जिसका लंबाई अनंत है उसका ये फार्मूला है, एक सर्कुलर कॉइल का ये है, और ये सोलेनॉइड का ये है। आखिर ये कहाँ से आया, ये तीनों आया बायोट-सावर्ट लॉ से, जो आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन अगर इसको नहीं पढ़ेगा तो आदमी ये तीनों चीज़ नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका यूज है, जो कि हम लोग को 12th में पढ़ना था। 12th में ये पूछता था, तो चूंकि मुझे लगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए हल्का सा नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको पढ़ा दिया। इससे एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन मे बी ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम के लिए।
आगे आते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि विद्युत चुंबक के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो एक मटेरियल होता है सिलेंडर के जैसा, उसके ऊपर तार से हम लोग घुमा घुमा के वाउंड कर देते हैं, घेर देते हैं, तार से घुमा हुआ रहता है। तो ये जो सिलेंडर है जिसके ऊपर हम लोग घुमाते हैं तार को, इस सिलेंडर को बोलते हैं कोर, कोर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो तार रहता है ये जनरली कॉपर का बना हुआ रहता है। और ये जो कोर है, कोर, ये कोर अगर आयरन का बना हुआ है तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इस कॉम्बिनेशन को, जैसे कि सिलेंडर में तार को लपेटेंगे, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। यानी कि इफ़ एन इंसुलेटेड वायर इज वाउंड, मतलब कि घेरा हुआ है, तार ऐसे ऐसे घुमा हुआ है, वाउंड अराउंड ए सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। और सिलेंडर, द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कोर। जिस सिलेंडर में उस तार को घुमाते हैं उस सिलेंडर को बोलते हैं कोर, ठीक है। द सोलेनॉइड, ऐसा सोलेनॉइड जिसका कोर यानी कि वो सिलेंडर अगर सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब देखिए इसका सॉफ्ट आयरन का यूज क्यों होता है। जब हम लोग इस सोलेनॉइड में इस तार को घेर देते हैं और इसको इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ देते हैं, यानी कि प्लस माइनस, तो क्या होता है, इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो करने लगता है और ये टेम्पोररी मैग्नेटिज्म देता है, नॉर्थ और साउथ। टेम्पोररी मैग्नेटिज्म यानी कि अस्थायी चुंबक बनाता है इसको, अस्थायी चुंबक। और ये उसी प्रकार चुंबक का काम करता है जिस प्रकार एक बार मैग्नेट काम करता है। बताए थे बार मैग्नेट उसी तरह काम करता है जिस तरह एक सोलेनॉइड काम करता है। और यहाँ पर सॉफ्ट आयरन का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे हम लोग को टेम्पोररी मैग्नेट बनाना है, यानी कि अस्थायी। जब हम लोग करंट देंगे तब वो चुंबक का काम करेगा, जब हम लोग करंट को हटाएंगे तब वो चुंबक का काम करना छोड़ देगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई पुल है, ये बड़ा सा पुल है, ठीक है। यहाँ से कोई कार नीचे गिर गई, यहाँ पर वो कार गिर गई। अब क्या करना है, इस कार को उठाना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये कार गिरी हुई है, इस कार को उठाना है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्रेन लगाएंगे, क्रेन का एक हिस्सा यहाँ पर आएगा और इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्विच ऑन कर देंगे, मैग्नेट इसका चालू हो जाएगा। मैग्नेट स्विच ऑन करते ही ये क्या करेगा, कार को चिपका लेगा अपने ऊपर और इसको ऊपर उठा देगा। फिर उठा के जहाँ रखना होगा वहाँ पर स्विच ऑफ कर देंगे तो ये कार को छोड़ देगा। यानी कि जब हम लोग स्विच ऑन किए तो क्या किया, कार को चिपका लिया, यानी कि उस समय उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काम कर रहा है। और जैसे ही स्विच ऑफ किए वो उसका क्या किया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो गया, कार को वो छोड़ दिया। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो मैग्नेट का काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी हटा लेंगे तो मैग्नेट का काम करना बंद कर देगा। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट को बोलते हैं। और द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूटिलाइज्ड, कहाँ कहाँ यूज होता है, डायनेमो यानी कि जनरेटर बनाने में, जनरेटर यानी कि जनित्र, हिंदी में बोलते हैं जनित्र, टेलीफोन में, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर को हिंदी में बोलते हैं परिणामित्र, परिणामित्र बोलते हैं, ठीक है। टेलीग्राफ में यूज होता है। इलेक्ट्रिक अलार्म, देखिएगा घर में जो अलार्म होता है, बाहर से एक बेल दबाएगा और घर में आवाज़ करेगा, वहाँ भी इलेक्ट्रिक अलार्म में भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट ही काम करता है। अच्छा, सॉफ्ट आयरन का प्रयोग क्यों करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो प्रोड्यूस करता है टेम्पोररी मैग्नेटिज्म, अस्थायी मैग्नेटिज्म। यानी कि जिस समय हम लोग स्विच को ऑन करेंगे उसी समय मैग्नेटिज्म को शो करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निम्न पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। 3 पैरामीटर है। पहला है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जितना टर्न रहेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर मान लीजिए इसमें 8 टर्न है, n बराबर 8 है, तो मैग्नेट कम होगी, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी कम होगी। 8 से इसको 16 कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 20 कर देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि जितना नंबर ऑफ टर्न होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके समानुपाती होता है, नंबर ऑफ टर्न के समानुपाती होता है। दूसरा, द नेचर ऑफ कोर सब्सटेंस, सॉफ्ट आयरन जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन टेम्पोररी मैग्नेटिज्म को प्रेफर करता है, सूट करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जितना करंट उसमें ज़्यादा होगा उतना ही वो मैग्नेटिज्म उसका शो होगा। यानी कि करंट अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, और करंट घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। करंट अगर जीरो हो गया, आई अगर जीरो हो गया तो बी भी आपका जीरो होगा। हम पढ़े थे ना, म्यू नॉट एन आई, ये फार्मूला होता है मैग्नेटिक सोलेनॉइड का। मैग्नेटिज्म का फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, पढ़े थे। तो एन के भी प्रोपोर्शनल होता है, आई के भी, और नेचर ऑफ सब्सटेंस के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। जिसको समझ में आया वो लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और देखिए बहुत लोग अभी हमारा कोर्स नहीं खरीदे हैं। कोर्स नहीं खरीदना है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। अगर आप चाहते हैं कि इसका नोट्स वो आप खुद से बना लें तो आप बना सकते हैं, आपको सारे चीज़ यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं जो मैं लिखा हूँ इसका PDF आपको मिले
तो आप क्या कर सकते हैं, स्टडी विथ कौशल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो लोग आईफोन के यूज़र हैं उनको वो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। वो डायरेक्ट आपका वेबसाइट का लिंक आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से भी जाकर आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ऑल PDF, जितने भी PDF है ऑल PDF आपको 399 में मिल जाएंगे, ठीक है। और इंडिविजुअल PDF आपको 99 में मिल जाएंगे। जैसे आपको फिजिक्स का लेना है तो 99 में मिल जाएगा, केमिस्ट्री 99 में, बायोलॉजी 99 में। लेकिन अगर आपको टोटल लेना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जितना भी चीज़ मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा वो सारे आपको 399 में मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अगर बात करें, इसकी सबसे पहले चर्चा किसने की थी, ओरेस्टेड ने की थी। किसने की थी, ओरेस्टेड ने की थी। और सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी, फैराडे ने की थी। चर्चा सबसे पहले की ओरेस्टेड ने, लेकिन इन्होंने व्याख्या एक्सप्लेनेशन नहीं किया, एक्सप्लेनेशन सबसे पहले किया माइकल फैराडे ने, ठीक है। अब आते हैं, देखिए माइकल फैराडे साहब क्या कहते हैं। ये कहते हैं ये कॉइल है, ये कोई कॉइल है यानी कि कुंडली है। इस कॉइल को हम लोग जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है। तो ये है आपका नॉर्थ पोल, या मान नॉर्थ पोल भी हो सकता है, साउथ पोल भी, कोई भी हो सकता है। ये मैग्नेट है, मैग्नेट को तेजी से इसके पास लाएंगे, तेजी से इसके पास लाएंगे। तो किसी भी मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कुंडली से होकर गुजरेगा, इस कुंडली से होकर गुजरेगा। तो जब चुंबक को तेजी से पास लाएंगे इसका फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब तुम चुंबक को तेजी से पीछे लेके आएंगे इसका फ्लक्स जो है वो डिक्रीज करेगा। यानी कि फ्लक्स डिक्रीज करने का मतलब है प्रति एरिया, प्रति क्षेत्रफल इसका चुंबकीय क्षेत्र लाइन की संख्या घट जाएगी। जब दूर ले जाएंगे तो फ्लक्स इसका घटेगा क्योंकि दूर दूर हो जाएगा। जब पास लेके जाएंगे तो फ्लक्स इसका सटा हुआ रहेगा, यानी कि फ्लक्स बढ़ेगा। जब किसी चुंबक को किसी कॉइल के नज़दीक लाएंगे तो कॉइल में फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ेगी, और जब किसी चुंबक को किसी कॉइल से दूर ले जाएंगे तो कॉइल में फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या घटेगी, ठीक है। अब अर्थात जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होगी, यानी कि देखिए ये कॉइल रुका हुआ है तो फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर ये चुंबक रुका हुआ है तो फ्लक्स रहेगा आपका कांस्टेंट। लेकिन अगर ये चुंबक तेजी से इसके पास आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और तेजी से दूर जाएगा तो फ्लक्स घटेगा। यानी कि फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि चुंबक रुका हुआ नहीं होना चाहिए, या तो वो तेजी से पास आए या तो वो तेजी से दूर जाए। इसी को बोलते हैं रिलेटिव मोशन, आपेक्षिक गति। यानी कि जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली यानी कि कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स बार बार चेंज होता है, जिससे सर्किट में प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होता है। प्रेरित विद्युत धारा इंड्यूस्ड करंट भी उत्पन्न होता है, और इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यानी कि जब ये तेजी से अंदर आएगा या बाहर जाएगा तो इस सर्किट में एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा, EMF यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल डिप। और वो कैसे पता चलेगा, गैल्वेनोमीटर का सुई जो है इंडिकेशन बता देगा। यानी कि इसमें कोई ना कोई धारा बह रही है, करंट बह रही है। तो जो भी इसमें धारा बहती है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, यानी कि प्रेरित धारा। और जो भी इसमें इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF। जो भी वोल्टेज जनरेट होता है उसको इंड्यूस्ड यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। और इसी की सबसे पहले चर्चा की थी माइकल फैराडे ने, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, इस चीज़ को अगर आपने यहाँ पर समझ लिया आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा, अगर ये साउथ पोल है, मान लीजिए साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इसका खासियत क्या देखिएगा। साउथ पोल अगर है तो ये पास आने पर, अगर आप साउथ पोल को पास लेके आइएगा तो क्या करेगा, कॉइल में कैसा धारा प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज धारा प्रोड्यूस करेगा। और वही अगर नॉर्थ पोल है तो वो एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रोड्यूस करेगा, पास आने पर कॉइल में धारा की दिशा। तो ये ट्रिक है। साउथ पोल को जब आप ऐसे मोड़िएगा तो देखने में क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा के साथ। और नॉर्थ पोल को जब आप ऐसे कीजिएगा एक दूसरे में तो ये इधर, ये एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये ट्रिक है, ये पास आने का है, दूर जाने का नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए नॉर्थ पोल को हम लोग पास लेकर जा रहे हैं तो नॉर्थ पोल में क्या होता है बताइए, एंटी क्लॉकवाइज। पास लेके जाएंगे तो इस सर्किट में जो धारा होगा वो कैसा होगा बताइए, धारा होगा एंटी क्लॉकवाइज, इधर साइड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यही अगर दूर लेकर जा रहे हैं तो इसमें धारा होगा क्लॉकवाइज। यही तरीका है आपको जानने का। यही अगर साउथ पोल रहता,
साउथ पोल रहता पास ले जाते, साउथ पोल को पास ले जाने में क्लॉकवाइज और साउथ पोल को दूर ले जाने में एंटी क्लॉकवाइज। यही टेक्निक है, आपको याद रखना है। अब समझिएगा, जब साउथ पोल पास आएगी तो कुंडली में धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है, जिससे कॉइल एक साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, अर्थात ये साउथ और साउथ एक दूसरे को रिपेल करेगा, अर्थात वो चुंबक को दूर ढकेलेगी। मान लीजिए कि यहाँ पर एक साउथ पोल है, मान लीजिए यहाँ पर साउथ पोल है, तो साउथ पोल जब पास आती है तो इस सर्किट में कैसा धारा गुजरेगा, क्लॉकवाइज। और सर्किट में कुंडली में, सॉरी इस कुंडली में धारा क्लॉकवाइज गुजरेगी। क्लॉकवाइज धारा गुजरने का मतलब है कि ये एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी। अब पहले से यहाँ पर साउथ पोल था, ये साउथ और ये साउथ क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर ढकेलेगा। यानी कि यहाँ अगर साउथ है तो यहाँ कुंडली में भी साउथ आएगा और इसको दूर ढकेलेगा एक दूसरे के। यानी कि चुंबक जाना चाह रहा है पास, कुंडली इसको दूर धकेल रही है। अब अगर मान लीजिए नॉर्थ पोल जब पास आती है तो किस टाइप का इसमें धारा डेवलप होगा, बताइए। इसमें धारा डेवलप होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि ये एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। यानी कि जब नॉर्थ पोल सामने आएगा तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, फिर उसको दूर ढकेलेगा। यानी कि चुंबक जो है किसी भी चीज़ को, मैग्नेट को अपने पास आने नहीं देता है। नॉर्थ पोल अगर पास आ रहा है तो ये नॉर्थ पोल बन जाता है और चुंबक को दूर ढकेल देता है। अब उल्टा समझिए, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो नॉर्थ पोल जब पास जाता था तो चुंबक में नॉर्थ जनरेट होता था, नॉर्थ पोल जब दूर जाएगा तो चुंबक में साउथ जनरेट होगा, और जब साउथ जनरेट होगा तो ये चुंबक को अपने पास बुलाना चाहेगा। यानी कि देखिए एकदम उल्टा काम कर रहा है। जब चुंबक पास आना चाह रहा है तो ये कॉइल उसको दूर ढकेल रहा है, बोलता नहीं तुम मेरे पास मत आओ। और जब दूर जा रहा है तो उसको पास बुला रहा है। यहाँ पर हमको एक डायलॉग याद आता है, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्यों, जब जा रहा है बेचारा तो उसको दूर ढकेल रहा है, जब दूर जा रहा है तो उसको पास बुला रहा है। तो भाई पास जाओ ही ना, है ना। बुलाती है मगर जाने का नहीं, वही वाला डायलॉग यहाँ पे याद रखना है। जब साउथ पोल पास आएगी तो कुंडली में धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो जाएगी, जिससे कॉइल एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और साउथ पोल क्या होगा, दूर धकेलेगा एक दूसरे को, अर्थात कॉइल जो है वो चुंबक से दूर जाएगी। कॉइल चुंबक को दूर ढकेलेगी, अर्थात जब भी साउथ पोल पास जाएगा तो उसको दूर ढकेलेगी। अब देखिए नॉर्थ पोल में भी वही होगा, जब नॉर्थ पोल पास जाएगा तो कुंडली में धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, जिससे कॉइल एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, अर्थात दोनों नॉर्थ पोल हो जाएगा तो उसको दूर ढकेलेगा। यानी कि चाहे नॉर्थ पोल पास आने का कोशिश करे या साउथ पोल पास आने का कोशिश करे, चुंबक जो है वो दूर ही जाएगा। यहाँ भी देखिए चुंबक दूर ही जाएगा। अब मान लीजिए साउथ पोल दूर जा रहा है, बेचारा दूर जा रहा है, साउथ पोल दूर जाए या नॉर्थ पोल दूर जाए, कॉइल उसको पास बुलाएगा। देखिएगा साउथ पोल दूर जाएगा तो कुंडली में धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, जिससे कॉइल एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और साउथ और नॉर्थ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये चुंबक है साउथ पोल, मान लीजिए चुंबक है आपका साउथ, दूर जा रहा है और कॉइल इसको पास बुला रहा है, मतलब कि उल्टा हो रहा है। जब चुंबक पास जाना चाह रहा है तो उसको दूर ढकेल रहा है, जब दूर जाना चाह रहा है तो पास ढकेल रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। जब नॉर्थ पोल दूर जाएगी तो कुंडली में धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो जाएगी, जिससे कॉइल एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और नॉर्थ पोल को साउथ पोल अपनी ओर खींचेगा, अर्थात कॉइल जो है चुंबक को अपनी ओर खींचेगा, जस्ट उल्टा करता है। और यही चीज़ समझाया था किसने, माइकल फैराडे ने समझाया था। देखिए माइकल फैराडे ने क्या बोला था। माइकल फैराडे ने ईएमआई का 2 नियम दिया, पहला लॉ और दूसरा लॉ, दोनों को समझना है। पहला लॉ ईएमआई की परिभाषा देता है। परिभाषा ये क्या बोलता है, जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में आपेक्षिक गति होगी, यानी कि यहाँ पर कॉइल है मान लीजिए और यहाँ मैग्नेट है, मान लीजिए नॉर्थ पोल या कुछ भी साउथ पोल भी है, अगर नॉर्थ पोल रुका हुआ है तो यहाँ पर आपेक्षिक गति 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अगर ये मोशन में चाहे सामने जाए या दूर जाए तो क्या होगा, ये इसमें आपेक्षिक गति होगी। जैसे ही आपेक्षिक गति होगा, रिलेटिव मोशन होगा, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा। तो कुंडली यानी कि कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स बार बार चेंज होता है, जिससे सर्किट में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तथा प्रेरित विद्युत धारा यानी कि इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है। इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ये ईएमआई की परिभाषा देता है फैराडे का पहला लॉ, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा लॉ क्या बोलता है, यदि किसी सर्किट की कुंडली यानी कि कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार चेंज होता है तो सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या होगा फॉर्मूला, वो बताता है। ई बराबर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होगा एन डी फाई बाई डी टी। एन क्या है, बोलिएगा एन क्या है, एन है कुंडली में फेरों की संख्या। जितनी ज़्यादा कुंडली में फेरा होगा,
एन मात्रा जितना ज़्यादा होगा उतना ही यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगा। एन अगर कम होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम होगा। डी फाई क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन, यानी कि अगर मान लीजिए चुंबक को धीरे धीरे पास ले जा रहे हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन भी कम होगा, और एकदम तेज़ी से उसको पास ले जाए, तेज़ी से पास या तेज़ी से दूर करें तो फ्लक्स में परिवर्तन ज़्यादा होगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन के भी प्रोपोर्शनल है। और समय जो है वो कम, जितना मान लीजिए तेज़ी से ले जा रहे हैं तो समय कम लग रहा है, यानी कि टाइम जितना कम होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगा, इसलिए टाइम को डिनोमिनेटर में ले लिए हैं। डी फाई बाई डी टी, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो एन डी फाई बाई डी टी होता है। और इस फार्मूला को याद रखिएगा। इस फार्मूला में एक कमी थी, यह डायरेक्शन नहीं बता पा रहा था। जैसे ये कॉइल है, मान लीजिए कॉइल है, कॉइल में आपका नॉर्थ पोल अगर पास जा रहा है तो ये भी एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता और इसको दूर धकेलता, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर इस कॉइल में साउथ पोल पास आ रहा है तो ये भी साउथ पोल बन जाता है, इसको दूर ढकेलता। अब अगर ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, मान लीजिए दूर जा रहा है, तो ये बन जाता साउथ पोल, इसको पास बुलाता। अब अगर ये साउथ पोल दूर जा रहा है तो कॉइल क्या बन जाता? नॉर्थ पोल, इसको पास बुलाता। यानी कि अगर कुछ भी हो, कॉइल जो है अपने होने वाले परिवर्तन का ही अपोज करता है। वो पास आ रहा है तो उसको दूर भेज रहा है, दूर जा रहा है तो उसको पास भेज रहा है। इसी को बोलता है खुद में होने वाले परिवर्तन का अपोज करना। वो नहीं चाहता कि खुद में कोई भी परिवर्तन हो। इसी को समझाया लेंज का नियम। इसीलिए यहाँ पर इसके फॉर्मूला में बस एक नेगेटिव साइन दिया है। ये फैराडे का फॉर्मूला था, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी फाई बाई डी टी। इसमें एक नेगेटिव लगाकर लेंज ने ये लॉ बता दिया। बस कुछ नहीं, फैराडे के लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। इसी को लेंज का नियम बोलते हैं। और ये नेगेटिव क्या बताता है कि ये खुद का ही विरोध करती है। देखिए कैसे, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की दिशा इस प्रकार होगी कि वह अपनी उत्पत्ति के कारणों का विरोध करती है जिससे उसका उत्पत्ति हुआ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नॉर्थ पोल इसके पास जा रहा है, तो नॉर्थ पोल जब तेजी में पास जाएगा तो फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस होने का कारण है नॉर्थ पोल का पास जाना, लेकिन ये इसका विरोध करेगा, इसीलिए ये बन जाएगा नॉर्थ पोल, इसको दूर ढकेल देगा। यही होता है अपनी उत्पत्ति के कारणों का विरोध करना। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सच दैट टू अपोज द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इज, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी का अपोज करना। यही है लेंज का नियम। और लेंज का नियम एग्जाम में काफ़ी पूछता है। इसका यूज कहाँ कहाँ देखिए, ईएमएफ का, द फेनोमेना ऑफ ईएमआई इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द वेरियस डिवाइसेस। कहाँ कहाँ यूज होता है? जैसे कि पेस मेकर का यूज होता है, डायनमो में और ट्रांसफार्मर में। ये 3 जगह है जहाँ पर ईएमआई का यूज बहुत ज़्यादा होता है। अब आते हैं हम लोग ईएमआई के प्रकार। ईएमआई का 2 प्रकार है, एक तो सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन जिसको स्वप्रेरण बोलते हैं, और म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि सह प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। अंतर क्या देखिए, अगर मान लीजिए कि ये कॉइल है, इसमें हम लोग करंट डालने की वजह से, ठीक है, करंट डालने की वजह से इसमें जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, इसी कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ ईएमआई, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर एक कॉइल है, ठीक है, इसमें करंट हम लोग बढ़ाएं तो उसके पास रखा एक दूसरा कॉइल है जिसमें चेंज हो जा रहा है ईएमएफ, माने करंट बढ़ा रहे हैं प्राइमरी में। पहला वाला कॉइल को बोलते हैं प्राइमरी, दूसरा वाला कॉइल को बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी में अगर विद्युत धारा बढ़ा रहे हैं तो सेकेंडरी का फ्लक्स को चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर इसको बोल देंगे म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि इसमें एक कुंडली का प्रयोग होता है सेल्फ इंडक्शन में, इसमें 2 कुंडली का प्रयोग होता है म्यूचुअल इंडक्शन में। यानी कि सेल्फ इंडक्शन खुद में ही चेंज करता है, ठीक है। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है, मान लीजिए करंट अगर इंक्रीज करा रहे हैं तो ईएमएफ उसके अपोजिट होगा, और करंट अगर डिक्रीज करा रहे हैं तो ईएमएफ उसके सेम डायरेक्शन में होगा। ये बोलता है आपको सेल्फ इंडक्शन। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। किसी कुंडली में बहने वाली धारा यानी कि करंट के मान में परिवर्तन, करंट का मान में अगर परिवर्तन करेंगे तो उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। उसी कुंडली में अगर ईएमएफ जनरेट होता है या इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है उसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। लेकिन किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर पास स्थित दूसरी कुंडली में अगर प्रेरित धारा उत्पन्न करने की घटना हो तो इसे अन्योन्य प्रेरण या सह प्रेरण या इसी को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। यानी कि सेल्फ इंडक्शन में एक ही कुंडली होगी और इसी में चेंज होगा, और इसमें 2 कुंडली होगी। ये 2 को हम फिगर इसलिए बनाए हैं क्योंकि एक में दिखा रहे हैं अगर करंट हम लोग बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए करंट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, करंट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ईएमआई उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि वो लेंज का नियम क्या बोलता है, उसके अपोजिट होगा, करंट के बढ़ने को रोकेगा। अब मान लीजिए करंट डिक्रीज कर रहा है तो EMI करंट के डायरेक्शन के साथ हो जाएगा, क्योंकि करंट को डिक्रीज नहीं होने देगा, उसका सपोर्ट करेगा। अब समझे? यानी कि ये लेंज लॉ को फॉलो करता है। ये सेल्फ इंडक्शन में पढ़ लिए, अब समझते हैं यहाँ पे, इसमें समझते हैं। ये है प्राइमरी कॉइल जिसमें हम लोग करंट को चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए I को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे कॉइल में EMF बढ़ेगा, I को घटा रहे हैं तो दूसरे कॉइल में EMF घटेगा। पहले कॉइल से रिलेशन दूसरे कॉइल में चला गया, तो दूसरा कॉइल जिसमें EMF इंड्यूस हो रहा है, इस कॉइल को बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी ये कहाँ पर यूज होगा? ट्रांसफार्मर में। कहाँ पर? ट्रांसफार्मर में। और ये एक ही कॉइल कहाँ पर यूज होगा? जनरेटर में। जनरेटर में। तो आपसे पूछेगा जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको आंसर मारना है जनरेटर जो है वो सेल्फ इंडक्शन जनरेटर, या इसी को डायनेमो भी बोलते हैं। डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है? जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। और वही अगर ट्रांसफार्मर का बात करें, ट्रांसफार्मर जिसको हिंदी में बोलते हैं परिणामित्र बोलते हैं हिंदी में, ये ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। आगे बात करते हैं, यदि कॉइल में करंट चेंज होता है, मान लीजिए कॉइल में करंट चेंज करते हैं, तो कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स भी चेंज होगा, जिससे कॉइल में एक इंड्यूस्ड EMF सेटअप होता है, बताए थे। जैसे ही करंट चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो EMF को नया नया जनरेट होगा। लेकिन लेंज लॉ क्या बोलता है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज ऑफ करंट। ये करंट का चेंज को अपोज करेगा, इसीलिए जब करंट को बढ़ाएंगे तो E जो है वो करंट के अगेंस्ट में होगा, जब करंट को घटाएंगे तो E जो है वो करंट के सेम डायरेक्शन में होगा। यही चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ करंट को अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं I को, तो E उसके अपोजिट में चल जाएगा लेंज लॉ के हिसाब से। और यही अगर करंट को हम लोग घटा रहे हैं तो E उसके साथ चला जाएगा कि करंट को घटने ना दे। करंट को बढ़ने भी नहीं देगा अगर करंट बढ़ रहा है तो, क्यों? क्योंकि उसके अपोजिट चला जाएगा। करंट बढ़ा रहे हैं तो ई उसके अपोजिट चला जाएगा, बढ़ने नहीं देगा। करंट घटा रहे हैं तो ई उसके साथ चला जाएगा, बोलेगा घटने नहीं देंगे। ना तो करंट को बढ़ने देगा ना करंट को घटने देगा, अपने उत्पत्ति के कारणों को अपोज करेगा। यही बोलता है लेंज नियम, लेंज का नियम। ठीक है, अब इस घटना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं तथा इंड्यूस्ड EMF को बैक EMF कहते हैं। जो भी EMF इंड्यूस होता है उसको बैक EMF कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो करंट का अपोज करता है बैक में, जैसे I के अपोजिट में E लग रहा है। अब यहाँ पे I अगर घट रहा है तो I के घटने के कारण को रोक रहा है, इसलिए इसको E को क्या बोलते हैं? बैक EMF। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा बैक EMF की घटना किस में होती है, तो सेल्फ इंडक्शन में होती है, या इसको ऑटो इंडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्लक्स चेंज होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसी को जब इक्वल टू करेंगे तो LI हो जाएगा। ठीक है, या E बराबर LdI/dt ये भी बोलते हैं। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। ये फ्लक्स का फार्मूला है और ये इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला है, E बराबर LdI/dt। आप पूछेंगे यहाँ पर इस दोनों में L जो आया है वो L क्या है? L एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और इसका मान कितना होता है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसका क्या बोलते हैं? इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है हेनरी, या इसको वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर भी इसको बोलते हैं, हेनरी। याद रखिएगा, सेल्फ इंडक्शन का कोएफिशिएंट का क्या होता है? यूनिट हेनरी होता है। और इसका एग्जांपल क्या है? जनरेटर, डायनेमो या जनित्र। जनरेटर को ही डायनेमो या जनित्र बोलते हैं। याद रखिएगा, सेल्फ इंडक्शन का यूज़ कहाँ होता है? जनरेटर में या जनित्र में। अब आते हैं यहाँ पर, जब एक कॉइल यानी कि प्राइमरी में करंट चेंज होता है, यहाँ पर देखिए ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है। प्राइमरी में अगर करंट चेंज करेंगे तो सेकेंडरी में चेंज होगा। ठीक है, प्राइमरी जब एक कॉइल यानी कि प्राइमरी में करंट चेंज होता है तो करंट के कारण सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स भी चेंज आते हैं। इस फ्लक्स में चेंज की वजह से नेबरिंग कॉइल यानी कि जो आसपास का कॉइल है यानी कि सेकेंडरी कॉइल, उसमें एक इंड्यूस्ड EMF सेटअप हो जाता है, जिसे हम म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो नंबर ऑफ कॉइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि NS/5B। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल हम लोग फ्लक्स का बात किए थे, लेकिन यहाँ पर NS का बात कर रहे हैं। NS में मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो NS/5B बराबर MI। ये M क्या है? अब बोलिएगा M क्या है? जैसे वहाँ पर L था, L को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट, उसी तरह M को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट, यानी कि M को हम लोग क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ
म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और इसका यूनिट भी हेनरी होता है। जिस प्रकार सेल्फ इंडक्शन का कोएफिशिएंट का यूनिट हेनरी होता है, उसी प्रकार म्यूचुअल इंडक्शन के कोएफिशिएंट का यूनिट भी हेनरी होता है। कॉइल जिसमें करंट चेंज होता है उसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं। यानी कि देखिए, पहला वाला कॉइल जिसमें करंट को हम लोग चेंज कर रहे हैं, ये हो गया प्राइमरी। ये क्या हो गया हमारा? प्राइमरी कॉइल। और दूसरा जिसमें, इसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। कॉइल जिसमें करंट चेंज होता है इसे प्राइमरी, कॉइल जिसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल क्या है ये आप लोग समझ गए। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल क्या है, और इसका यूज़ कहाँ होता है? ट्रांसफार्मर में। तो आपसे ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि जनरेटर और ट्रांसफार्मर में किस सिद्धांत का प्रयोग होता है। तो जनरेटर में यूज होता है सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, और ट्रांसफार्मर में यूज होता है म्यूचुअल इंडक्शन का प्रयोग होता है। अब हम लोग एक एक करके पहले डायनेमो यानी कि जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे मोटर के बारे में, मोटर के बारे में। तो जनरेटर, ट्रांसफार्मर और मोटर, इस तीनों के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, और ये अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग को कोई भी दिक्कत आगे नहीं होने वाला है। चलिए सबसे पहले देखते हैं डायनेमो यानी कि जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए, मोटर और जनरेटर में आपको फ़र्क समझना जरूरी है। मोटर में हम लोग क्या करते हैं? मोटर में क्या होता है, आपको यहाँ पर मान लीजिए मोटर है, ये है आपका मोटर कहाँ कहाँ लगा होगा? पंखा में लग सकता है, पानी निकालने वाला मशीन में लग सकता है मोटर। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दिए, क्या दिए? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये क्या किया? घूमने लगा। ये क्या किया? घूमने लगा। यानी कि हम लोग बिजली दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, आई दे रहे हैं और मोशन प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है मोटर में। मोटर में मोशन प्राप्त करना होता है, किसी चीज़ को घुमाना होता है। पंखा घूमेगा कैसे? बिजली देंगे तो घूमेगा। लेकिन जनरेटर में उल्टा होता है। जनरेटर में क्या होता है कि आपको किसी चीज़ को घुमाना है तेज़ी से, आपको क्या करना है? आपको मोशन देना है, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा। जस्ट उल्टा है, यानी कि मोशन अगर दे रहे हैं तो वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, और बाद में निकल रहा है उससे करंट, तो वो होगा विद्युत एनर्जी। देखिएगा, जनरेटर वगैरह जो यूज होता है उसमें जनरली हम लोग डीजल डालते हैं, डीजल या पेट्रोल डालेंगे, जो भी डालेंगे, तो वो क्या करेगा? इसको कंटिन्यू घुमाने में हेल्प करता है। जब इसको घुमाएगा उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी, जिससे हमारा पंखा वगैरह चलेगा। जनरेटर दोनों तरह का हो सकता है, ये एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। अब समझिएगा जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, हम पहले बता चुके हैं। ईएमआई के सेल्फ इंडक्शन यानी कि स्व प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। वही ट्रांसफार्मर का बात करें, ट्रांसफार्मर तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, हम लोग आपको बता चुके हैं। अब जनरेटर का देख लेते हैं। ये एसी जनरेटर भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है। एसी जनरेटर को अल्टरनेटर भी बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या है? एसी और डीसी जनरेटर में अंतर क्या है? देखिएगा, इसमें भी मैग्नेट होगा, इसमें भी मैग्नेट होगा, कोई अंतर नहीं। इसमें भी आर्मेचर है, जिसको कॉइल या कुंडली बोलते हैं, इसमें भी आर्मेचर है, कॉइल कुंडली है। इसमें भी कार्बन ब्रश है, इसमें भी कार्बन ब्रश है। लेकिन जो एसी जनरेटर है उसमें होता है स्लिप रिंग्स S1 S2, जिसको सर्पी वलय बोलते हैं हिंदी में। जबकि डीसी जनरेटर में होता है कम्यूटेटर C1 C2, जिसको हिंदी में दिक् परिवर्तक बोलते हैं। तो एक अंतर सबसे बड़ा क्या है कि एसी जनरेटर में आपका स्लिप रिंग्स होगा, जबकि डीसी जनरेटर में आपका कम्यूटेटर होगा, यानी कि दिक् परिवर्तक होगा, ठीक है। अब देखिए, चाहे एसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, उसका कॉइल में आपसे क्वेश्चन पूछे, कॉइल में कैसा करंट जाता है? कॉइल में आपका करंट जाएगा एसी। जनरेटर एसी हो या डीसी, उसकी कुंडली में हमेशा एसी करंट ही बनेगी, हमेशा एसी बनेगी। तो डीसी जनरेटर में डीसी कहाँ से आता है? ये कम्यूटेटर इस एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अब समझ में आया? बस इस चीज़ को समझना है। एसी जनरेटर में कॉइल में भी एसी बनेगा और स्लिप रिंग्स उसको एसी करंट को ही बाहर निकालेगा, जबकि डीसी जनरेटर में आर्मेचर कॉइल में एसी करंट बनेगा, लेकिन उस एसी करंट को कम्यूटेटर क्या करता है? डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछता है, जनरेटर एसी हो या डीसी, उसकी कुंडली में हमेशा एसी करंट ही बनेगा। आगे बात करते हैं। अब हम लोग आते हैं ट्रांसफार्मर यानी कि परिणामित्र। ट्रांसफार्मर की खोज करता है माइकल फैराडे। क्यों? माइकल फैराडे वही है जिन्होंने ईएमआई की व्याख्या की थी।
ईएमआई के बारे में सबसे पहले चर्चा कौन किया था? ऑरेस्टेड ने। लेकिन ईएमआई को एक्सप्लेन करने वाले कौन थे? ये माइकल फैराडे। और ये ट्रांसफार्मर जो है वो ईएमआई के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, यह केवल एसी पर ही काम कर सकता है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? एसी को कन्वर्ट करना है डीसी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर, यानी कि जो हमारे मोबाइल के चार्जर में लगा होता है। अब आपसे पूछेगा डीसी से एसी में कौन कन्वर्ट करेगा? तो डीसी से एसी में कन्वर्ट करेगा कौन? बताइए। इन्वर्टर। जो हमारे घर में इन्वर्टर लगा होता है, बैटरी में डीसी करंट आती है, उस बैटरी के करंट को एसी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अब ज़रूरत है एसी को एसी में करने का, यानी कि एसी करंट को एसी में ही, तो ये करेगा ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर यानी कि ये केवल एसी पर ही काम करता है। तो आप बोलिएगा भैया ये एसी को एसी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ा? मान लीजिए ऊपर से आ रहा है 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट का करंट आ रहा है, 11,000 वोल्ट का तार, और आपके घर में अगर 11,000 वोल्ट का तार दे दे तो घर जल के राख हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि इस 11,000 वोल्ट के तार को कन्वर्ट करना 220 वोल्ट में, क्योंकि हमारे घर में तो 220 वोल्ट का सप्लाई आएगा। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो 11,000 वोल्ट के को 220 वोल्ट पे कन्वर्ट कर दे, इस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि वोल्टेज को ये घटा दिया, 11,000 वोल्ट को ये कम करके 220 वोल्ट कर दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। देखते हैं, घर में बोलता है ट्रांसफार्मर उड़ गया, ट्रांसफार्मर उड़ गया। ट्रांसफार्मर उड़ता था पहले तो 3-3 दिन 4-4 दिन लाइट नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उसको बनाने में मिस्त्री ही नहीं आता था जल्दी, लेकिन अब जल्दी बन जाता है। और एक चीज़ और, कभी कभी देखते होंगे कि आपके घर में डीम लाइट हो जाता है, देखते होंगे, या बोलता है कि एक फेज का लाइट चला गया, एक फेज का लाइट नहीं है, या डीम लाइट हो जाता है। डीम लाइट में क्या होता है? आपको चाहिए 220 वोल्ट, लेकिन आपके घर में कितना है? 105 वोल्ट, 106 वोल्ट। आपका स्टेबलाइजर जो होता है वो बताता है कि आपके कितना वोल्टेज आ रहा है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टेबलाइजर को बढ़ाते हैं। तो वो क्या, स्टेबलाइजर क्या करता है? स्टेप अप का काम करता है, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। तो हम लोग 2 तरह का ट्रांसफार्मर पढ़ लिए, या तो वो स्टेप अप होगा या तो स्टेप डाउन होगा, या तो वो वोल्टेज को बढ़ाएगा या तो वोल्टेज को डाउन करेगा। वोल्टेज को बढ़ाने वाला एग्जाम्पल है स्टेबलाइजर, ठीक है। और वोल्टेज को घटाने वाला जो हमारा 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, वो हो जाएगा स्टेप डाउन। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? ईएमआई के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। यह करंट के फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, याद रखिएगा। ये वोल्टेज को कम कर देगा, वोल्टेज बढ़ा देगा। ये करंट को भी बढ़ा और घटा सकता है, याद रखिएगा। करंट को भी बढ़ा घटा सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछता है, अब समझिएगा। ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी कैसे नापते हैं? कैपेसिटी रेटिंग में नापते हैं। जैसे कोई ट्रांसफार्मर होगा 1.5 kVA, छोटे छोटे गांव में 1.5 kVA का ट्रांसफार्मर लगा होता है, या 2 kVA का लगा होता है। थोड़ा सा गांव बड़ा हो जाएगा, 2 kVA का 2 ट्रांसफार्मर लगा रहेगा। तो ऐसा चीज़ होता है। कभी कभी देखिएगा एक अपार्टमेंट में एक अकेला ट्रांसफार्मर लगा है, एक अपार्टमेंट का अपना ट्रांसफार्मर है। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा वो 1 kVA का ले आएगा या 1.5 kVA का ले आएगा। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है, कैपेसिटी, वो kVA में, किलो वोल्ट एम्पियर में इसमें नापा जाता है, और इसका पावर को किलो वाट में नापा जाता है, किलो वाट। ठीक है, ये भी याद रखना है। ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, कोर, वो सॉफ्ट आयरन का यानी कि मृदु लोहा का बना होता है। और इसका कॉइल का बात करें तो ये निक्रोम का बना होता है, निक्रोम। ठीक है, निक्रोम। अब देखिए ट्रांसफार्मर को समझते हैं हम। ये किस सिद्धांत पर काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि एक में हम लोग, ये एक कॉइल है, ये दूसरा कॉइल है। पहले कॉइल में अगर हम लोग करंट को चेंज करेंगे तो दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो जिस कॉइल में करंट को चेंज करेंगे उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। तो लेफ्ट कॉइल को क्या बोलेंगे? प्राइमरी कॉइल, जिसको इनपुट बोलते हैं। यानी कि लेफ्ट साइड वाले में हम लोग क्या देंगे? इनपुट। यहाँ लिख देते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं, इसमें देंगे हम लोग इनपुट, और आउट साइड में हम लोग क्या मिलेगा? आउटपुट। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। पहला लेफ्ट साइड वाला क्या है? इनपुट है, और राइट साइड वाला क्या है? हमारा आउटपुट है। बस इतना समझ गया। सेकेंडरी कॉइल जो राइट साइड में है वो आउटपुट देता है। एनपी क्या है? ये एनपी जो दिख रहा है, प्राइमरी में कितना कॉइल है, प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या, यानी कि प्राइमरी कॉइल में कितना टर्न्स है उसका संख्या एनपी है। और एनएस क्या है? एनएस सेकेंडरी में कुंडली की संख्या। वीपी क्या है? वीपी प्राइमरी में जो वोल्टेज है, और वीएस सेकेंडरी में वोल्टेज। ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? स्टेप अप क्या करेगा?
जैसे स्टेबलाइजर, स्टेप अप का एग्जांपल क्या है, स्टेबलाइजर, वो वोल्टेज के मान को बढ़ा देगा। अगर मान लीजिए 180 वोल्ट है, इसको बढ़ा के आपको क्या कर देगा 220 वोल्ट, जितना आपको ज़रूरत है। यानी कि जो इनपुट आपका कम आ रहा है उस इनपुट को आपको आउटपुट ज़्यादा देगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल्स ज़्यादा होना, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होना चाहिए। जैसे इसमें आपका नंबर ऑफ टर्न्स है 100, सेकेंडरी में आपको 200 होगा, तो जितना वोल्टेज होगा उसको डबल कर देगा। जैसे यहाँ पर अगर 100 वोल्ट है, इसको 200 वोल्ट कर देगा। अगर टर्न्स डबल है तो देखिए नंबर ऑफ प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी में टर्न्स होना चाहिए। यानी कि और ये इसका फॉर्मूला होता है, देखिए NS/NP बराबर VS/VP बराबर IP/IS। या देखिएगा वोल्टेज के केस में NS VS सब सेम रहेगा, लेकिन ये करंट के केस में उलट जाता है। NS/NP बराबर VS/VP, लेकिन यहाँ पर IS/IP नहीं है, IP/IS है, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो याद रखिएगा, इस फॉर्मूला का याद रखिएगा तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगा। अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो जनरली आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल, बिहार के एग्जाम में तो कभी नहीं पूछेगा। स्टेप डाउन क्या होता है, जैसे 11,000 वोल्ट है उसको हम लोग 220 वोल्ट पर ले आए तो इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यह वोल्टेज के मान को घटा देती है। जैसे NP, इसमें क्या होगा, प्राइमरी में ज़्यादा होगा कॉइल, सेकेंडरी में कम होगा, और इसी फार्मूला को वो भी फॉलो करता है, इसी फार्मूला को। तो इसमें क्या होगा, इनपुट अगर ज़्यादा है तो आउटपुट हम लोग को कम देगा, आउटपुट कम देगा। बस यही चीज़ समझना था। देखिए ट्रांसफार्मर में 4 तरह का लॉस होता है, ये प्रश्न आपसे पूछता है एग्जाम में। ट्रांसफार्मर में टोटल एनर्जी लॉस कितने तरीके का हो सकता है, 4 तरह का हो सकता है। कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस, लॉस ड्यू टू फ्लक्स लिंकेज और हिस्टैरिसीस लॉस। इस चारों लॉस को कम करने के लिए हम लोग के पास क्या उपाय है, प्रश्न पूछ सकता है। तो अगर कॉपर लॉस हुआ है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंसुलेटेड कॉपर वायर का यूज करेंगे, ठीक है। अगर एडी करंट लॉस है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आयरन शीट्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो भी आयरन शीट हम लोग यूज करते हैं, जो भी आयरन शीट हम लोग यूज करते हैं उस आयरन शीट को इंसुलेटेड करेंगे। इंसुलेट करने का मतलब है एक आयरन शीट, 2 आयरन शीट, 3 आयरन शीट, सबको क्या करेंगे, एक दूसरे से इंसुलेट कर देंगे, यानी कि कवर लगा देंगे। एक आयरन शीट दूसरे आयरन शीट से सटना नहीं चाहिए, इंसुलेट होना चाहिए। तीसरा है लॉस ड्यू टू फ्लक्स लिंकेज। तो इसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट एयर गैप बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो एयर गैप हो जाता है, इस एयर गैप को कम कर देंगे। यहाँ पे इस दोनों को इतना सटा देंगे कि एयर गैप लगभग मिनिमम हो जाए। तो इससे हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉस ड्यू टू फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज का जो लॉस है वो भी खत्म हो जाएगा। और लास्ट होता है हिस्टैरिसीस लॉस। ये हिस्टैरिसीस लॉस को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल में पूछने वाला प्रश्न है चौथा नंबर और पहला नंबर। तो हिस्टैरिसीस लॉस पूछता है कि सॉफ्ट आयरन कोर का यूज क्यों किया जाता है ट्रांसफार्मर में, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। और आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया लॉस वाला एग्जाम में, याद रखिए 99.9% लोग ये आंसर नहीं दे पाएंगे। वही आंसर दे पाएंगे जिन्होंने इस लॉस को पढ़ा है। और ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है यूपी PCS में, ये बड़े बड़े एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं अगर आपको साइंस करा रहा हूँ तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न आपका छूटे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तथा सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की संख्या 1000 और 3000 है। यदि प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज 80 वोल्ट है, सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कितना होगा। देखिए हमको दे दिया प्राइमरी में कॉइल का संख्या 1000, सेकेंडरी में 3000, और प्राइमरी में वोल्टेज 80 है तो सेकेंडरी में हमसे पूछ रहा है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, NS/NP बराबर VS/VP बराबर IP/IS। तो IP/IS का कोई यूज नहीं है, इसी दोनों से बन जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो NS यानी कि 3000 बाई NP इक्वल टू VS/VP। तो 3 0 से 3 0 कट गया, अब कोना कोनी गुना कर देंगे तो VS बराबर 80 इंटू 3 यानी कि 240 वोल्ट। यानी कि अगर प्राइमरी में 80 वोल्ट है तो सेकेंडरी में 240 वोल्ट होना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली इतना नहीं होता है, इससे कुछ कम होता है। 240 वोल्ट तो आना चाहिए फार्मूला के हिसाब से, लेकिन आता है कितना, 220 वोल्ट, 221 वोल्ट। क्यों, ये आपका 20 वोल्ट 19 वोल्ट क्यों कम हुआ, ये 4 तरह का लॉस है। इसी 4 तरह का लॉस की वजह से एग्जैक्ट वोल्टेज नहीं आ पाता है, वोल्टेज कुछ कम आता है। तो यही लॉस होता है, एनर्जी लॉस ट्रांसफार्मर में। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, विद्युत मोटर। ये याद रखिएगा, हमारा जनरेटर और ट्रांसफार्मर ये दोनों आपका EMI के सिद्धांत पर काम करता है। अगर जनरेटर की बात करें तो ये सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, और ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि जनरेटर और ट्रांसफार्मर EMI के सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर EMI के सिद्धांत पर काम नहीं करता है, EMI पर आधारित नहीं है, बल्कि यह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। और ये सिद्धांत दिया था कौन, फैराडे ने दिया था।
तो इलेक्ट्रिक मोटर का क्या सिद्धांत है, देखिए ये कहता है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट फ्लो दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी कि जो भी फोर्स लगेगा, मान लीजिए आप अब अपना अंगूठा को इस प्रकार, अपने उंगली को इस प्रकार कर लीजिए कि ये आपका ऊपर वाला थंब है, ये आपका इंडेक्स फिंगर है, ये आपका मिडिल फिंगर है और ये तीनों 90 डिग्री है। तो आपका जो थंब है वो बताएगा मोशन का डायरेक्शन, मोशन। ये बताएगा आपका इंडेक्स फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मिडिल फिंगर आपको करंट का डायरेक्शन बताएगा। मोटर में क्या होता है, जनरेटर के उल्टा होता है, समझिएगा। 3 उंगली, तीनों को परपेंडिकुलर अगर हम लोग करते हैं, मान लीजिए ये हमारा 3 उंगली है, एक बात बोलते हैं, ये हमारा 3 उंगली है, ठीक है। ये हमारा हो गया थंब, ये हमारा हो गया मिडिल फिंगर, ये हमारा हो गया थंब, ये इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मिडिल फिंगर से करंट को अंदर डालेंगे, करंट को डालेंगे तो ये अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेगा। तो ये इंडेक्स फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगा और यहाँ पर मोशन स्टार्ट होता है। थंब जो है वो आपको मोशन बताएगा। ये रूल कौन सा होता है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को इस प्रकार हम लोग सजा ले, अपनी बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को लंबवत रखें। ये तीनों उंगली के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो अंगूठा जो है वो बताएगा चुंबकीय बल, यानी कि मोशन को दिखाएगा। और तर्जनी जो है, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी, ये इंडेक्स फिंगर को तर्जनी उंगली बोलते हैं, तर्जनी, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, बी को बताएगा। और मध्यमा जो है मिडिल फिंगर, वो विद्युत धारा को बताएगा। तो एक बात बताइए, इसमें हमारा इनपुट क्या है, इनपुट है हमारा करंट। हम लोग क्या करते हैं, मोटर में क्या करते हैं, मोटर में आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काम करता है और जनरेटर में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल काम करता है। तो अभी हम लोग मोटर पढ़ रहे हैं, तो मोटर का डायरेक्शन कैसे निकला, देखिए हम लोग यहाँ से दिए करंट, क्या दिए, करंट हमारा इनपुट है। जैसे ही करंट देंगे इधर साइड ये अपना मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर लेगा, ये बन गया इसका मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, यहाँ पर पंखा घूमने लगेगा या मोटर चलने लगेगा। मोटर अपना किसी भी चीज़ को, टरबाइन, किसी भी चीज़ को घुमाना, वो अपना घूमने लगेगा। तो याद रखिएगा, यहाँ से विद्युत धारा दिए, अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया और यहाँ पर मोशन स्टार्ट हो गया, पंखा चलने लगा। लेकिन जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में हम लोग पहले मोशन देते हैं, मोशन हमारा इनपुट है। यहाँ पर करंट था इनपुट, यहाँ पर आई था इनपुट। हम लोग करंट देते थे, मोशन हमारा आउटपुट था। लेकिन यहाँ पर क्या है, मोशन हमारा इनपुट है, मोशन हमारा क्या है, इनपुट है। तो जैसे ही मोशन दिए, ये क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लिया और करंट बाहर निकाल दिया। देखिए इसलिए करंट का डायरेक्शन इधर है, यानी कि आप समझिएगा यहाँ पर करंट क्या है, आउटपुट है। लिख देते हैं यहाँ पर, करंट जो है यहाँ पर हमारा आउटपुट है और मोशन हमारा इनपुट है। जबकि इसमें क्या होगा, थंब जो है वो मोशन को बताएगा और ये मोशन हमारा क्या है, आउटपुट है और करंट हमारा इनपुट है। जो ये चीज़ समझ लिया उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये जो यहाँ पर क्या होगा, जनरेटर के केस में अपने दाएं हाथ की तीनों उंगलियों को लंबवत रखेंगे तो थंब हमारा मोशन बताएगा, इंडेक्स फिंगर चुंबकीय क्षेत्र बताएगा और मिडिल फिंगर करंट की दिशा आउटपुट को बताएगा। याद रखिएगा, आउटपुट को बताएगा। तो यही चीज़ को यहाँ पर मोटर में समझना था कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स यानी कि मोशन, जो हमारा थंब बता रहा था, थंब यही ना बता रहा था, जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बताता था, देखिए यहाँ पर लिख ही देते हैं, फोर्स बताता था आपका थंब, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बताता था इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली, और करंट आपको बताता था मिडिल फिंगर। याद रखिए, हम बताए थे तीनों एक दूसरे पर लंबवत होगा, 90 डिग्री होगा, तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री होगा। बस यही चीज़ समझना था और समझ गए हम लोग, अच्छे से समझ गए। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट फ्लो तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री होगा। अब इसके कोर में सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए, जनरेटर हो या मोटर हो या ट्रांसफार्मर हो, तीनों में सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी आपका सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको सॉफ्ट आयरन याद रखना है, जब भी ईएमआई चैप्टर या मैग्नेटिज्म से पूछे आपको सॉफ्ट आयरन मार देना है। कोर में किसका प्रयोग होगा, हमेशा सॉफ्ट आयरन ही आपको आंसर मारना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। याद रखिएगा, जब भी आपको मैग्नेट का बात करें मोटर में, तो मोटर में आपको कभी भी परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं होता है, उसके बदले इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट के
के कोर में सॉफ्ट आयरन का प्रयोग होता है, इसलिए मोटर में भी वही आंसर होगा। रोटर, देखिए मोटर में एक रोटर होता है जो कि घूमता है, बीच वाला जो घूमता है, और इसी को बोलते हैं फोर्स की दिशा। स्टेटर, एक स्टेटर होता है जो कि स्थिर रहता है, जिसको मैग्नेट रहता है। आर्मेचर की बात करें, आर्मेचर क्या होता है? लूप ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर। कॉपर वायर जहाँ पर लपेटा हुआ रहता है उसको आर्मेचर बोलते हैं। इन द फॉर्म ऑफ आर्मेचर कॉइल, ये कुंडली के रूप में रहता है, इसी को हम लोग कॉइल या कुंडली भी बोल देते हैं। आर्मेचर को कुंडली भी बोल देते हैं। स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर, इट रिवर्सेज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन आर्मेचर कॉइल। हम बताए थे कि जनरेटर दो प्रकार का होता है, जनरेटर दो प्रकार का होता है, एक एसी एक डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स यूज होता था और डीसी जनरेटर में आपका कम्यूटेटर यूज होता था, कम्यूटेटर। तो यही कम्यूटेटर तो उसको कुंडली में दोनों का एसी करंट होगा, चाहे एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर, दोनों के कुंडली में एसी करंट होगा। लेकिन डीसी जनरेटर का जो कम्यूटेटर होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि वो डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। इसीलिए याद रखिएगा, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर, इट रिवर्सेज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन आर्मेचर कॉइल। ये हमेशा करंट में करंट का डायरेक्शन बदलने के लिए यूज होता है। कार्बन ब्रश का बात करें, C1C2, तो दो ब्रश यूज होगा कार्बन का, जो कि कम्यूटेटर को प्रेस करके रखता है, दबा के रखता है। दीज ब्रशेज एक्ट एज ए कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्यूटेटर एंड टर्मिनल बैटरी। ये जो कार्बन ब्रश है ये कम्यूटेटर और टर्मिनल बैटरी के बीच में एक कॉन्टैक्ट का काम करता है और यही कम्यूटेटर को दबा कर रखता है। ठीक है, कुछ नहीं, आपको बस याद रखना है इसमें क्या क्या चीज़ यूज हो रहा है, बस इतना याद रखना है। और एक साफ्ट का यूज होता है, साफ्ट, बस इतना ही है। मोटर आपको करना क्या है, मोटर और जनरेटर में समझना क्या है। मोटर में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, करंट को देते हैं, वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और ऊपर में फोर्स होता है या मोशन होता है। जनरेटर में क्या होता है, हम लोग मोशन करवाते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और उसके बाद उसमें करंट बाहर निकलता है, जिसका यूज हम लोग बिजली के रूप में करते हैं। शादी ब्याह में जनरेटर चलाते हैं, वो वही यूज होता है। जनरेटर में हम लोग मोशन देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट निकालते हैं। मोटर में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, मोशन निकालते हैं। दोनों एक दूसरे का उल्टा है। और मोटर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काम आता है और जनरेटर में फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का काम आता है। अब हम लोग थोड़ा सा एसी के बारे में पढ़ लेते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो हम लोग पढ़ते हैं वो वाकई में वो नहीं है, वो थोड़ा सा उससे चेंज है। देखिए, ये जो आपका अल्टरनेटिंग करंट जो है वो चेंज करता है। जैसे कि कभी अभी अगर वो अभी अपना मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है तो कभी वो अपना मिनिमम वैल्यू भी दिखाएगा, कभी वो जीरो भी दिखाएगा। देखिए यहाँ पर ये करंट जो है वो बढ़ा, उसका मान बढ़ा, यहाँ पर करंट का मान हो गया मैक्सिमम I0, मैक्सिमम मान हो गया। फिर करंट का मान घटा, यहाँ पर जीरो हो गया, फिर घटा, यहाँ पर मिनिमम -I0 हो गया, नेगेटिव में भी चला गया। यानी कि करंट जो है वो प्लस में भी जा रहा है, ठीक है, प्लस में भी जा रहा है और माइनस में भी जा रहा है, प्लस में भी जा रहा है, माइनस में भी जा रहा है। यानी कि करंट एक, और देखिए इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जितना बार वो प्लस में जाएगा उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, या जितना बार माइनस में जाएगा। तो भारत में कितना फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज। इंडिया का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। यानी कि एक सेकंड में 50 बार वो प्लस हो रहा है, 50 बार माइनस हो रहा है, समझे। यानी कि 50 बार अपना डायरेक्शन करंट जो है वो बदल रहा है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, समझ में आया। तो आई का वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी होता है, I0 साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, ये आपको 12th क्लास में पढ़ना है, 12th क्लास में, 11th में नहीं पढ़ना, 12th में पढ़ना है। ये इसी को बोलते हैं एसी करंट। यानी कि एसी करंट जो होता है उसको साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला में साइन आता है, साइन थीटा, साइन ओमेगा टी। टी मतलब टाइम, टाइम का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, कुछ भी हो सकता है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2π/t। टी का वैल्यू क्या होगा, 2π/ओमेगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t। ये सारा फॉर्मूला आपको पहले बता चुके हैं, अगर आपने वेव वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। आई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ऊपर में I0। आई का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, नीचे में -I0। ठीक है, -I0। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है 1, तो जब साइन थीटा वैल्यू 1 लेंगे तो I0 हो जाएगा, आई का वैल्यू मैक्सिमम। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है -1, तो आई का मिनिमम वैल्यू -I0 हो जाएगा। IRMS जो हमारा जो करंट आपको दिखाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में वोल्टेज है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, तो ये एक्चुअली में 220 वोल्ट नहीं है, ये करंट का RMS वैल्यू है या वोल्टेज का RMS वैल्यू है। VRMS है हमारा 220 वोल्ट। तो एक्चुअली में करंट कितना होगा, तो VRMS जो होता है वो एक्चुअल करंट वोल्टेज का √2 होता है। VRMS बराबर V0/√2। यानी कि जो एक्चुअल करंट मैक्सिमम वैल्यू, करंट का मैक्सिमम वैल्यू V0, वो क्या होता है, VRMS में
√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो हमारा 220 वोल्ट है ना, उसमें √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 309 से 310 के अप्रॉक्स में आएगा। यानी कि समझिए आपको दिखा रहा है 220, लेकिन वो 300 से ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है एक्चुअली में। यानी कि कहीं ना कहीं ये इसके वैल्यू पे आप मत जाइएगा। वो जो भी वैल्यू आपको शो करता है 220 वोल्ट, वो उसका RMS वैल्यू होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, हमारे घरेलू परिपथ में जो I और V का मान रहता है वो उसका RMS वैल्यू दिया होता है। समझ आया? तो जिस प्रकार I को लिख रहे हैं I0 sin ओमेगा टी, उसी प्रकार V को लिखते हैं V0 sin ओमेगा टी। और I RMS हो गया I0 बाई √2, तो V RMS भी हो गया V0 बाई √2। और √2 को जब डिवाइड कर देंगे 1 बाई √2 को वैल्यू होता है 0.707, तो उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब टाइम पीरियड का बात करें तो टाइम होता है हमारा 2 पाई बाई ओमेगा और फ्रीक्वेंसी 1 बाई टी, यानी कि ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक है, आई मीन और वी मीन, देखिए आई मीन और वी मीन एग्जाम में जनरली नहीं पूछता है। जनरली आपको आई RMS और वी RMS ही पूछा जाएगा, मीन वैल्यू नहीं पूछता। लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिएगा 2 बाई पाई I0 और यहाँ पे 2 बाई पाई V0, बस ये आपको याद रख, फॉर्मूला आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसके बारे में। ये नहीं पूछता है, ये नहीं पूछता है, आपको आई RMS और वी RMS ही पूछेगा। उसके बाद बात करते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। देखिए ये फाई क्या है? फाई है इस वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस। यानी कि अगर मान लीजिए करंट ऐसे मूव कर रहा है तो वोल्टेज उससे आगे हो सकता है, वोल्टेज उससे आगे हो सकता है। ठीक है, तो वो कितना आगे होगा वो फेज डिफरेंस बताता है, वो फाई बताता है कि वोल्टेज और करंट में कौन आगे है। देखिए अगर वोल्टेज आगे है, अगर वोल्टेज आगे है तो हम लोग क्या बोलेंगे? वोल्टेज लीड कर रहा है, लीड कर रहा है, लीड, यानी कि वोल्टेज आगे है। वोल्टेज लीड करने का मतलब है कि वोल्टेज आगे है, और करंट आई लीड करने का मतलब है कि करंट आगे है। वोल्टेज लैग करने का, लैग करने का मतलब है कि वोल्टेज पीछे है, और करंट लैग करने का मतलब है कि करंट पीछे है। तो लीड करने का मतलब होता है आगे, और लैग करने का मतलब होता है पीछे, यानी कि ग्राफ में पीछे रह जाना। तो यहाँ -5 लिख रहे हैं, यानी कि करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे है, समझ आया? वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है। अगर यहाँ पर +5 होता है तो हम लोग का करंट आगे हो जाता। यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस दिए हैं, इसका मतलब करंट हमारा पीछे है, करंट पीछे, यानी कि करंट लैग कर रहा है और वोल्टेज लीड कर रहा है। तो पावर अगर हम लोग एवरेज पावर निकालते हैं तो वो क्या होता है? आई RMS इंटू वी RMS कॉस फाई। आई RMS क्या होता है? I0 बाई √2। वी RMS क्या होता है? V0 बाई √2। तो इसी को अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा? I0 V0 √2 हो जाएगा कॉस फाई। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई RMS का वैल्यू होगा I0 बाई √2, वी RMS का मतलब V0 बाई √2 हो जाएगा 2, और I0 इंटू V0 कॉस फाई। इसी कॉस फाई को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। अगर ये देखिए पावर फैक्टर समझिए क्या होता है। अगर फाई का वैल्यू 90 डिग्री है, अगर मान लीजिए फाई का वैल्यू हम लोग 90 डिग्री लेते हैं, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, यानी कि पावर ही जीरो हो जाएगा, पावर इन द AC सर्किट जीरो हो जाएगा। और इसमें समझिएगा कि वोल्टेज तो है, करंट भी है, लेकिन पावर आ ही नहीं रहा है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड वाटलेस करंट, यानी कि करंट तो है लेकिन वो वाटलेस है, उसमें कोई पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पावर फैक्टर ही जीरो हो गया है, क्योंकि आई और वी के बीच का फेज डिफरेंस आपका 90 डिग्री हो गया। अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो जाए तो पावर फैक्टर आपका जीरो हो जाता है। और यही प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बस थ्योरी समझना है, इतना ही दूर में आपको बस समझना था। क्या समझना था? पावर फैक्टर जीरो कब होगा? जब फाई आपका 90 डिग्री होगा। फाई मतलब फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस अगर आपका 90 डिग्री हो जाए तो हमारा पावर फैक्टर जीरो हो जाता है। और इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? वाटलेस करंट। क्या बोलते हैं? वाटलेस करंट। करंट तो है लेकिन कोई भी पावर नहीं है, वाटलेस है। अब हम लोग समझते हैं LCR सर्किट। LCR सर्किट क्या होता है? ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, बस समझिएगा। जैसे कोई भी सर्किट है, हम लोग 3 चीज़ पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, R का मतलब रेसिस्टेंस पढ़ चुके हैं, और L का मतलब इंडक्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिस प्रकार रेसिस्टेंस एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध यानी कि धारा को अपोज करता है, इंडक्टर और कैपेसिटर भी तो धारा को रोकेगा, इसका भी तो कुछ एक रेसिस्टेंस होगा। याद रखिएगा,
कैपेसिटर की वजह से अगर कोई प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC। कैपेसिटर की वजह से जो रेसिस्टेंस है उसको XC से दिखाते हैं, और इंडक्टर की वजह से जो रेसिस्टेंस है उसको XL से दिखाते हैं। यानी कि R तो है वो तार का प्रतिरोध है, लेकिन इंडक्टर का प्रतिरोध XL कैसे दिखाएंगे, XL से, और कैपेसिटर का प्रतिरोध XC से। तो XC का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ओमेगा C क्या है, कैपेसिटेंस, और XL का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा L। और ये फॉर्मूला इस तीनों का कंबाइंड रेसिस्टेंस का बात करें, जैसे हम लोग बताए थे, रेसिस्टेंस अगर आपका पैरेलल में है तो क्या करेंगे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 निकालते थे ना, एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। उसी प्रकार ये जहाँ पर LCR है, L का मतलब इंडक्टर, C का मतलब कैपेसिटर, R का मतलब रेसिस्टेंस, जहाँ पर तीनों लगा हुआ है उस तीनों का एक कंबाइंड रेसिस्टेंस निकलेगा, जिसको बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जिसको Z से दिखाते हैं वो L, C और R, यानी कि XL, XC और XR। XR को ही R ही बोल देते हैं, XR नहीं होगा, R होगा, इसको समझिएगा, XR नहीं होगा, ये R ही होगा, R। इस तीनों का कंबाइंड रेसिस्टेंस होगा, और उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और ये XL क्या होता है बताए थे, XL होता है ओमेगा L, तो ये XL के बदले लिख देंगे ओमेगा L, और XC के बदले 1/ओमेगा C, यानी कि ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, इसका होल स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूला में बिठाएंगे तो हमारा एक कंबाइंड रेसिस्टेंस निकल जाएगा, और ये AC सर्किट का रेसिस्टेंस होगा। जैसे हम लोग DC सर्किट का रेसिस्टेंस को R से दिखाते हैं, AC सर्किट में 3 रेसिस्टेंस होगा, एक तो R होगा ही, एक C होगा, एक L होगा। ये तीनों का रेसिस्टेंस को कंबाइन करके Z से दिखाते हैं। ये Z को बोलते हैं कंबाइंड रेसिस्टेंस, या AC सर्किट में दर्शाई जाने वाली राशि। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार DC सर्किट में ओमिक रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट भी, इम्पीडेंस का यूनिट भी क्या होगा, हमारा ओम ही होगा। तो यहाँ लिख देते हैं, इम्पीडेंस का यूनिट क्या होगा, यूनिट ओम ही होगा, ओम सेम होगा जो उसमें होता था। आगे बात करते हैं, अगर प्योर इंडक्टर है, मान लीजिए कि कैपेसिटर नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, केवल इंडक्टर है, तो क्या होगा, इन प्योर इंडक्टर करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। करंट लैग का मतलब करंट पीछे रहेगा और वोल्टेज आगे रहेगा, कितना से, 90 डिग्री से। और जब भी 90 डिग्री से आगे रहेगा तो फाई क्या हो गया, 90 डिग्री, यानी कि पावर फैक्टर जीरो, पावर फैक्टर जीरो। अब समझिएगा, सो पावर एब्जॉर्ब बाय प्योर इंडक्टर इज जीरो। अब ये भी समझिएगा ये क्वेश्चन, अगर कैपेसिटर नहीं है, रेसिस्टेंस नहीं है, केवल इंडक्टर है, केवल इंडक्टर, तो करंट पीछे रहेगा और वोल्टेज आगे रहेगा, वोल्टेज आगे रहेगा, यानी कि सी भी, याद रखिएगा, सी भी, आई सी भी, इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, ट्रिक बना रहे हैं आपके सामने, आई सी भी। आई का मतलब क्या हो गया, इंडक्टर, इंडक्टर में करंट और वोल्टेज, ठीक है। करंट आपका रहेगा पीछे, वोल्टेज रहेगा आगे, इसलिए सी को पहले लिखे, वोल्टेज को आगे लिखे हैं। जबकि प्योर कैपेसिटर का बात करें, आपका वोल्टेज पीछे रहेगा, करंट आगे रहेगा, यानी कि करंट रहेगा आगे, कैपेसिटर में करंट रहेगा आगे, वोल्टेज सीवीसी, यानी कि सी का मतलब हो गया कैपेसिटर, वी का मतलब हो गया वोल्टेज, और सी का मतलब हो गया करंट। यानी कि कैपेसिटर के केस में करंट, वोल्टेज आपको पीछे रहेगा, करंट आगे रहेगा, लेकिन कितना से आगे रहेगा, 90 डिग्री से। तो जब भी 90 डिग्री से आगे रहेगा, जब भी 90 डिग्री से आगे रहेगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, जीरो, यानी कि पावर जो है हमेशा जीरो होगा। तो यहाँ पर भी आपको पावर जीरो हो जाएगा, यानी कि चाहे वो प्योर कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, दोनों के केस में हमारा पावर जीरो होगा। और कैसे समझेंगे, देखिए, इंडक्टर जो है करंट को अपोज करता है। इंडक्टर किसको अपोज करता है, करंट को। हम लोग पढ़े थे कि जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसका अपोज करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये हमेशा करंट को अपोज करता है, इसीलिए करंट को अपोज करेगा तो करंट पीछे रहेगा। ये ट्रिक आपको याद रखना है, इसीलिए करंट लैग करेगा, पीछे रहेगा, और वोल्टेज लीड करेगा। लेकिन कैपेसिटर का बात करेंगे तो कैपेसिटर वोल्टेज को अपोज करता है, इसलिए वोल्टेज को पीछे कर देगा, वोल्टेज लैग करेगा, करंट लीड करेगा। तो ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा प्योर इंडक्टर का ग्राफ है, प्योर कैपेसिटर का ग्राफ है। देखिए, इंडक्टर के ग्राफ में देखिए, वोल्टेज यहाँ पर है तो करंट यहीं पर है, वोल्टेज यहाँ पर है, करंट यहीं पर है, यानी कि वोल्टेज आगे जा रहा है। लेकिन कैपेसिटर के केस में करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है। तो ये आपको ट्रिक याद रखना है, यानी कि ट्रिक इसमें क्या है बताइए, कैपेसिटर में
ICV। और इसका ट्रिक क्या है? CVC, यानी कि इंडक्टर में करंट पीछे वोल्टेज आगे, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे करंट आगे। बस इसी को याद रखना है। एडमिटेंस क्या होता है? जैसे हम लोग वहाँ पर पढ़े थे डीसी सर्किट में कि 1/r रेसिस्टेंस को क्या बोलते थे? कंडक्टेंस 1/r को बोलते थे कंडक्टेंस। और रेसिस्टेंस का यूनिट होता था ओम, तो कंडक्टेंस का यूनिट होता था इसका उल्टा मोहो, या इसी को साइमन भी लिखते थे, साइमन, मोहो या साइमन। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से कंडक्टेंस जिस प्रकार है उसी तरह एसी सर्किट में आपका एडमिटेंस है। एडमिटेंस कहाँ पर यूज होता है? एसी सर्किट में। जिस प्रकार डीसी सर्किट में आपका कंडक्टेंस है उसी प्रकार एसी सर्किट में एडमिटेंस है। तो y बराबर 1/z, ये z के अपोजिट होगा। z क्या है? हमारा इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? 1/r रेसिस्टेंस। तो एसी सर्किट का रेसिस्टेंस तो यही ना है, एसी सर्किट का रेसिस्टेंस तो आपका इम्पीडेंस ही होता है। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि इम्पीडेंस का उल्टा एडमिटेंस होता है, और इसका यूनिट भी साइमन और मोहो ही होगा। कुछ नहीं, बस छोटा छोटा टॉपिक था, और ये हमारा मैग्नेटिज्म और EMI हो गया है समाप्त। ठीक है, अगर ये चैप्टर आपको टफ लगता है तो 2 से 3 बार पढ़िए और बार बार रट लीजिए। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा, बस इतना आपको याद रखना है। तो आज हमारा फिजिक्स का टॉपिक लगभग समाप्त हो गया, मैक्सिमम मतलब समझिए समाप्त ही हो गया। अब कोई टॉपिक बचा नहीं है। ठीक है, अब आप लोग प्रीवियस ईयर को इसको प्रिंट आउट करवा लीजिए। ठीक है, एक MCQ का वीडियो आएगा, वो अपने से 4-5 पेज में लिख दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग प्रिंट आउट करवा सकते हैं, जब मन होगा MCQ का वीडियो डाल दूंगा, नहीं तो नहीं भी डालूंगा। तो यहाँ पर आपका फिजिक्स खत्म होता है, सारे चैप्टर्स मैंने फिजिक्स के करवा दिए। धन्यवाद। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइएगा। धन्यवाद।